बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मुझे मिल जाएगा, वो नहीं मिला। घोड़े को कंट्रोल करना, वहाँ पे मेरी फट के 3-3.5 फुट की फट गई थी पहले दिन में। नाना पाटेकर साहब भी हैं, वो सेट पे भी बनाते हाँ, हैं, उनके बारे लोगों में को मैंने खिलाते हैं। सुना है। जग्गू दादा भी काफी सरेरे से कड़ी पत्ता वाला एक वो मैं अंडा। बनाता हूँ। अनुराग कश्यप सब खाता है, उसका दिमाग भी खाएगा वो। स्टार की थाली में आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे हर शो के पहले गेस्ट रहने वाले गुलशन देवैया, जिनको कांतारा में राजा कुलशेखर के रोल में आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अलग अलग किरदारों में भी आपने बहुत पसंद किया है, और आज हम उनकी थाली में, स्टार की थाली में टेस्ट, ट्रेंड और बहुत सारी कहानियों पर बात करेंगे। कैसे हैं गुलशन? स्टार की थाली में लहरों की वो तो कहीं से मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। और अंधेरी वेस्ट के कोफुकू में आए हैं जी, और मैं ऑलरेडी आता आप, हूँ यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं इनके जो जुगू और बैंड्रा वाले थे वो मैं बहुत जाता था। आपको क्या पसंद है यहाँ का? जनरली जापानीज क्विजीन, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, टेक्निकली मैं इतना जानकार नहीं हूँ, बट आई लाइक जापानीज फूड। तो सुशी, सशिमी, ओमुराइस, याकीतोरी, ये सब चीज़ें हैं। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो मुझे नाम भी नहीं आते। ऐसे मेरी बीवी ऑर्डर करती है यूजुअली, शी इज़ वेरी गुड एट ऑर्डरिंग। आई लाइक जापानीज फूड। फूड के मामले में पर्टिकुलर हो आप कि मुझे यही चीज़ खानी है, या फिर ऐसा तो आप कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो? मोस्टली आई ईट वंस अ डे। मोस्टली मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज तो नहीं हो पाएगा, आज आपके साथ मैं ये खा रहा हूँ यहाँ पे। सो मोस्टली आई ईट वंस अ डे। सो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। 2018 से मैं कर रहा हूँ, सो दैट हेल्प्स मी कि मतलब मनपसंद चीज़ को भी मैं खा लेता हूँ। ऐसा कोई डाइट वाइट नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो कभी कभी मैं खा लेता हूँ, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा वो ऑटोमेटिक पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। खासकर जब हम काम कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स आपको ना घर का खाना या वैसा वाला नहीं मिलता, होटलों में रहते हैं आप। सो मैं फिगर आउट कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छा मिल रहा है, ठीक ठाक है, कंसिस्टेंटली मैं 2-3 हफ्ते खा सकता हूँ सेम चीज़ को। तो एक ग्रुप्स बना लेता हूँ कि वेजिटेबल्स हो गया, फिर प्रोटीन या मीट्स हो गया, अंडा हो गया या मीट कुछ हो गया, फिर कार्ब सोर्सेस हो गया। तो ये फैट तो वैसे भी तेल डाल ही लेते हैं वो लोग, घी या तेल वैसा। सो एंड ऑल्सो फ्रूट्स वगैरह ये सब में आता है। तो रॉ फूड्स पहले, देन कुक्ड फूड्स। ये कितने सालों से एक टाइम अभी से खाते हो? 2018 से मैं कर रहा हूँ। मैं हर रोज़ नहीं करता हूँ, बट मैं जैसे मान लीजिए कि मतलब 80% ऑफ द टाइम मैं एक टाइम खाता हूँ। 75 to 80% ऑफ द टाइम। कभी कभी जैसे आज नहीं हो पा रहा है, आज यहाँ आपके साथ खाऊंगा, इसके बाद घर जाके जो मैंने बनाई है दूधी मटन वो खाऊंगा। खुद भी कुक करते हो आप? मैं करता हूँ, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। सबसे अच्छा क्या लगता है खुद के हाथ का बनाया हुआ? यही दूधी मटन, ये और भी बना लेता हूँ मैं, ऐसे रातातुई वगैरह सब बना लेता हूँ मैं। बट बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ मैं, ऐसे कोई रेसिपी नहीं है। मैं बस ऐसे सोचता हूँ कि इसके साथ इसको कंबाइन किया जाए तो कैसे बनाएं इसको, और कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँ। जो खाना बनाने का, खाने का तो चाव है ही, लेकिन बनाने का ये कहाँ से आया? ये तो बचपन में इतना बनाने का चाव नहीं था, लेकिन वो घर पे बना लेते थे। मम्मी बताती थी कि ऐसे करो वैसे करो, और मेरे फादर भी काफ़ी अच्छे कुक हैं, तो थोड़ा बहुत उनको देख के है, तजुर्बा है और थोड़ा इंस्पिरेशन है। लेकिन आजकल मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। आई थिंक हाल ही में आई थिंक आई हैव रियली टेकन टू कुकिंग। दूधी मटन थोड़ा अलग ही लगा, मैं पहली बार सुना है। हाँ, तो वही मैंने सोच रहा था कि मुझे दूधी बहुत पसंद है, मुझे मटन भी बहुत पसंद है, कि इन दोनों चीज़ों को कैसे कंबाइन किया जाए। तो मैंने ऐसे थोड़ा मतलब बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आमंड मिल्क वगैरह वो सब लगा के, और हर बार नहीं, आज मेरे पास आमंड मिल्क नहीं थी, तो मैं ऐसे कोकोनट मिल्क से थोड़ा स्ट्यू टाइप का बनाता हूँ। कभी कभी थोड़ा ड्राई बनाता हूँ, कभी कभी थोड़ा हेवी बनाता हूँ। कोई गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा स्पेशल बनाता हूँ, इस चीज़ को घी में बनाऊँगा हर चीज़ को, या ग्रीक ऑलिव ऑयल में बनाऊँगा। सो इट रियली डिपेंड्स। कभी कभी राइस के साथ, कभी भाकरी के साथ, कभी कभी उपमा के साथ। टेस्ट और हेल्थ का, दोनों का बहुत ध्यान रखते हो खाना जब हेल्थ बनाते हो? का तो हाँ, अभी आई थिंक आपको ना, वो खासकर क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, काम करता हूँ, 40 के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है हेल्थ के ऊपर, बिकॉज आपको रियलाइज होने लगता है कि पहले जैसा नहीं है। लचीलापन कम हो गया है, एंड्योरेंस कम हो गया है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, आपको थोड़े से एक्स एंड पेन्स ज़्यादा हो रहे हैं। फिर आपको थोड़ा हेल्थ का एक बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा, और हर किसी का बैलेंस अलग होता है। तो यू हैव टू फाइंड अ वे टू बी बैलेंस्ड। आपका बैलेंस और मेरा बैलेंस अलग है, क्योंकि आपका जेनेटिक्स अलग है, आपका आपका स्ट्रेंथ, आपका एंड्योरेंस भी अलग है। तो उसके हिसाब से एक प्रोफेशनल एथलीट का एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ अलग होगा, उनको अलग लेवल का बैलेंस चाहिए होगा। ये क्या ग्रीन टी है? एक ग्रीन टी है, वाह, जापानीज ग्रीन टी। जापानीज ग्रीन टी। या और इसके लिए स्तिनियामास, ग्रीक में बोलते हैं स्तिनियामास, मतलब टू गुड हेल्थ। मतलब क्या है पता नहीं, स्तिनियामास। चलो। लेकिन जैसे 2018 से सिर्फ एक टाइम खाते हो आप मोस्टली, एक्सेप्शनल केस आज आज जैसा छोड़ के, जब दूधी मटन बनाए,
कभी उसके बाद एक टाइम खाने के बाद भूख नहीं लगती, या अगर आदत लगती है हो तो जाती कैसे है, थोड़ा फिर? दबा के खाना होता है जो आपका मेंटेनेंस के लिए। आप इससे वेट लॉस भी कर सकते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपका वेट घटेगा, बट इससे मतलब जो भी है वेट लॉस वो स्लोली स्लोली करना बेटर होता है। तो इनिशियली मुझे पता नहीं था कि मेरा मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। आई वॉज नेवर रियली लाइक ओबीस और फैट और ऐसा कुछ नहीं था, मुझे मेंटेन करना था। तो समटाइम्स आई वुड फील कि जो मैं कैलोरीज खा रहा हूँ, जो मेरे मनपसंद खानों के साथ वो अंदर जा रहा है वो बहुत हेवी हो रहा है, तो आई कांट ईट इनफ। तो उससे फिर क्या होने लगा, वेट लॉस होने लगा। तो मैं 76 से 63.7 तक चला गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर देन ऊपर ऊपर आने गया। ये कब हुआ? क्योंकि मैं 2018 में 2000। जब मैंने स्टार्ट किया था हम्म, तो बहुत ऐसे टक करके नीचे आ रहा था। और मुझे मुझे ये याद है मैंने 2018 में। कमांडो साइन किया था मैंने, और विद्युत ने एक बार उठाया था मुझे, बोले अरे तू तो बहुत हल्का है रे, तू पतलू है समथिंग। तो फिर उसी फिल्म में 63.7 भी रहा हूँ, और 73 तक भी 10 किलो बढ़ाया भी है मैंने उसी फिल्म ये में, एक टाइम खा के। हाँ। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा वेट। तो आपको वो कहीं कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम समझ में आ जाता है कि ये है। तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना जैसे मसालेदार फूड है या रिच फूड है, तो वो सब खाएंगे तो फिर कम अंदर कैलोरीज, मतलब वो अलग किस्म के कैलोरीज अंदर जाते हैं, तो पेट भरता नहीं है। सो फिर मैं वेजिटेबल कोर्स और सैलड कोर्स और फिर फ्रूट्स का कोर्स वो सब पहले कर लेता हूँ, रॉ फूड्स, फिर कुक्ड पे आता हूँ। तो ये करने लगा तो थोड़ा सा एक इक्विलिब्रियम मिल गया, तो फिर मेरा वो फ्लक्चुएट नहीं होता वेट। वो 1-2 किलो इधर उधर जाता है डिपेंडिंग ऑन, के छुट्टी पे गया तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है, बट देन आई एम एबल टू गो ऑन एंड ऑफ। कभी कई बार बीमार पड़ गया, आपको दवाई लेना पड़ेगा, तो आफ्टर फूड वाले दवाई है, तो आपको फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। सो विथ एक्सपीरियंस यू लर्न, एंड देन आई एंजॉय माई फूड ऑल्सो, और एक बैलेंस भी ये बना के देता है। लेकिन आप जो ये बोल रहे हो कि 2018 में, तब भी मैं मिला हूँ, कमांडो के दौरान भी हमारा इंटरव्यू हुआ था। मैं 2011 से आपको देख रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाइज ज़रा भी इधर उधर नहीं हुआ है। मतलब वो मैं बाद में दिखाऊंगा भी, हमारी जो फोटो है कि वो आज वैसे ही दिख रहे हो। ये जो आप बोल रहे हो ना कि उस समय मेरे ख्याल से 2011 में तो आपने वन टाइम वाला वो फॉलो भी नहीं किया था, और तब खा रहा था वो टाइम पे, तो 5-6 मील्स खा रहा था। तब मेरे ख्याल से हेट स्टोरी आपने की थी, और तब स्ट्रक्चर थोड़ा। हेट स्टोरी 2012 में, आई हाँ थिंक जब मैं आपको मिला था, आई थिंक 2012 में मिला था जी। मैं, और आपने वो नया शो शुरू किया था और मैं आपका फर्स्ट गेस्ट था, और आई थिंक हेट स्टोरी की शूटिंग चल रही थी या खत्म हुई थी, समथिंग लाइक दैट। और थोड़ा सा लीन लीन लीन। लीन ज्यादा था। और हेयर कट भी वो छोटे वाले आ रहे करेक्ट, थे। छोटे बाल थे। छूना है आसमान शो था, और छू रहे तभी हैं से आसमान। हमें मालूम था कि ये जो हैं हमारे भाई वो आसमान ज़रूर छुएंगे। आज हम कांतारा की बात कर रहे आसमान। हैं, इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और देखो सबसे भाई, मैं तो ज़्यादा। डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। हाँ, आसमान फासमान बोल के ये लोग ऐसे ऐसे हवा भर रहे हैं मेरे अंदर। मैं बहुत डाउन टू अर्थ। अभी अभी वो बोतल गिरी थी, और पैप्स के सामने वो बोतल लेके, मैं डस्टबिन नहीं मिली तो मैं जेब में रख लिया मैंने। फिर मैं फेंकने वाला था, फिर बाय में ले लिया। तो मैं भी फॉलो करता हूँ ट्रेंड्स। और स्वीट टूथ भी है ना भाई आपका, हाँ बहुत। तो ये जब एक टाइम वाला रहता है तो उसमें ये स्वीट उसमें टूथ है वो उसको। इंक्लूडेड है, मिठाई इंक्लूडेड है, खजूर है या कुछ भी है, थोड़ा मिठाई। और क्योंकि ग्रीस से मेरा एक रिश्ता नाता है बहुत गहरा। बहुत गहरा है। हाँ, तो वो दही में मैं हनी। बता दूं, हमारी भाभी ग्रीस से ही है। हाँ, तो वो लोग ना वो हंग कर्ड, मतलब जो पानी निकाला हुआ थिक कर्ड होता है, उसमें वो हनी और वॉलनट्स डाल के खाते हैं वो। इस पे बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप घर पे कर सकते हो। और वो हेल्दी भी है। बट सी हनी इज ऑल्सो शुगर, मतलब बहुत हाँ, लेकिन वो कहीं वाले ना कहीं कैलोरीज भी आपको होती है। उसमें। ऐसा नहीं है कि हाँ। वो, मैं नहीं कहूँगा कि हेल्दी है, मैं बिल्कुल, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं इस चीज़ में। मुझे अच्छा लगता है वो। और वो मुझे ऐसे कोई बिस्कुट खा लिया, कोई कुकीज़ खा लिया या ब्राउनी खा लिया, उससे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा है। हाँ, क्योंकि और कैल्शियम भी है, और प्रोटीन घर भी है, में फैट बना भी रहे हो है। आप, मैं खुद बना के खाता हूँ, तो समटाइम्स वो हनी की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हो। जी। एडमामे बीन्स। ये देखो इसको सर, ये एडमामे बीन्स है, इसको ऐसा फोड़ने का, इसको ऐसा पकड़ने का भिड़ू। इसको ये कर्नाटका भिड़ू, में क्या ये बोलते हैं? मालूम नहीं। ये जापान से है भिड़ू, कर्नाटक से नहीं है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड। ये छोटे शहरों में हम लोग इसको फली या सेम बोलते हैं। बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी बोल लो। मुंबई में आगे पता चला ये एडेमोमा में। ये तो जापान में एडमामे बोलते हैं इसको, मुंबई में पता नहीं क्या बोलते वो हैं, बहुत मराठी हेल्दी मराठी में क्या एडेमोमे बोलते हैं। राइस और ये सब बड़ा ट्रेंड में है। आप ज़्यादा कैलोरी। मत खाना भिड़ू, लेकिन हाँ, फिर वो क्या होता है ना कि
फ्लैचुलेंस हो जाएगा। वो जब फूड खाते हो तो हर चीज़ का, हेल्थ का, डाइजेशन का, हर चीज़ का दिमाग में रख के उसके हिसाब से आपका फूड होता है। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर लगा, और इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो मैं ट्राई करता था। कुछ एक हफ्ते के लिए मैंने इसका ये जो कीटोजेनिक वर्जन भी ट्राई किया था, जहाँ पे ज़ीरो कार्ब्स का। नहीं हुआ भाई, क्योंकि इतना फैट्स खाना पड़ता है ना आपको, क्योंकि आपको जितना कैलोरीज की ज़रूरत है मेंटेनेंस के लिए, तो फिर मैं ऐसे 3-3 एवोकाडो ठूस रहा हूँ ऐसे। उसके बाद तो दिन में कुछ करने का एनर्जी ही नहीं बचता है, क्योंकि सब एनर्जी सब पेट पचाने में जा रहा है। दैट इज़ वन ड्रॉबैक, यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। एक टाइम खाते हो तो आपका मेंटेनेंस के लिए कितना कैलोरीज चाहिए होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको खाना पड़ेगा। सो कभी कभी एक 1.5 घंटा लगता था पहले। सो नाउ आई हैव मीटर्ड इट डाउन टू से अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर के ड्यूरेशन में मैं खा लेता हूँ। दैट्स मोर और लेस इनफ। ये फिल्म के सेट पे ही इसी तरीके फॉलो करते सेट पे मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं तो होटल जाके खाता हूँ। अगर नाइट शिफ्ट है तो फिर खा के निकलता हूँ मैं, या कभी कभी पैक करा के जाता हूँ, क्योंकि एक बार उतना खाना अंदर गया तो फिर काम नहीं होगा, पूरे टें हो जाता है टें। अब जब होम पे होते हो, मुंबई में होते हो, तो घर का ही खाना? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, कभी बाहर भी कोफुकू आते हैं हम लोग कई बार। एक्चुअली फर्स्ट टाइम यहाँ मुंबई में कोई किसी जापानीज रेस्टोरेंट में गया था, तो मैं मुफ्त में बहुत पब्लिसिटी कर रहा हूँ। नहीं, मैं आया हूँ कोफुकू कई बार। सबसे पहले आई थिंक बैंड्रा गया था। जापानीज फूड पसंद है आपको? मुझे पसंद है, और कोफुकू बैंड्रा में था, यहाँ पे नहीं था, अभी यहाँ खुला है। इट्स नाइस, इट्स अ गुड ब्रांड, डिसेंट क्वालिटी फूड, वेरी एक्सेसिबल। तो अगर किसी को जापानीज फूड खाना है तो मुझे लगता है कि कोफुकू से स्टार्ट करना चाहिए। आपने खुद ये सर्च किया था या फिर किसी ने? नहीं, जापानीज रेस्टोरेंट ऐसे करके हम लोग, किसी ने सजेस्ट किया था आई थिंक, कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कोफुकू, वहाँ पे लिंकिंग रोड पे इनका वो था, बैंड्रा में था। ये तो मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले की बात। बहुत पुराने इनके कस्टमर हो आप। जय। मेरे पहली बार मैं गया था बैंगलोर में, एक रेस्टोरेंट था हरिमा, आई थिंक वहाँ पे पहली बार गया था मैं, हरिमा जापानीज? हाँ, उसको सबसे पहले ज़िंदगी में पहली बार आई थिंक 2005 में मैंने जापानीज़ फूड ट्राई किया था। मुझे कुछ नहीं पता था, तो फिर वैसे ही ऐसे बैठना पड़ता है, आपको जूते निकालते हैं, वो चप्पल देते हैं खुद के, वो सिर्फ यहाँ पर भी ट्रेडिशनल, हाँ ट्रेडिशनल फील होता है। एक्चुअली यहाँ पे तो अंदर डिप्रेशन है, तो आई थिंक एकदम ऑथेंटिक पे आपको ऐसे पद्मासन में बैठना पड़ेगा, जैसे हम इंडियन, हमारा जो पुराना आदिकाल से जो बैठते हैं। ये जो वन टाइम खाने वाला है ना, वो एक और सेलिब्रिटी के बारे में बड़ा फेमस हुआ बीच में, चेतन भगत ने बताया, दिशा पाटानी। चेतन भगत ने बताया? हाँ। वो भी सेलिब्रिटी है? कि दिशा पाटानी एक ही टाइम खाती हैं, और उनको मतलब इतनी डिसिप्लिन है कि और उसके अलावा कभी खाते नहीं देखा। चेतन भगत के 2 स्टेट्स है, चेतन भगत यस 2 स्टेट्स। जोक समझ में आया? ये बीच बीच में ये आना ज़रूरी है। यही मेरे भाई की खासियत है। तो जापानीज़ के अलावा और कौन कौन से कुजीन है जो आपको पसंद है? मुगलाई कुजीन भी पसंद है, मुझे बंगाली खाना बहुत पसंद आता है, और ये अपना जहाँ से मैं हूँ, मैं कुर्ग से हूँ, तो कड़वा कुजीन काफ़ी यूनिक है। उसके बारे में तो बहुत मैं देख रहा था, राजा रसोई करके एक शो है। हाँ, अभी एक एपिसोड आया था वहाँ तो पे, मैंने देखा था, बहुत ही ऑथेंटिक, और बहुत उसके रॉयल्टी और वो सब के बारे में, उसकी हिस्ट्री है कैसे बनता है। हाँ, थोड़ा बहुत रॉयल उस तो फूड के बारे में बताइए। नहीं, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है वैसे। सीज़न 1 मैंने पूरा टटोल के देख लिया था, आजकल के सीजन मैंने देखे नहीं, बट आई थिंक कुर्ग के ऊपर भी एक एपिसोड बनाया है उन्होंने, आई हैव नॉट सीन इट। कुछ वाइन मेकिंग के बारे में है वहाँ पे। सर ये देखिए, ये अपना खाना है, ये मैं खाऊंगा पूरा। सोया सॉस आप रख लो सर, नहीं चाहिए मुझे सोया सॉस, शेफ ने जैसे परोसा है मैं वैसे ही खाऊंगा। 8 पीस लगता है, थोड़ा 4 पीस बोलना चाहिए था, 8 ज़्यादा हो गया। कोई नहीं, अहमद भाई हैं हमारे पास। हाँ, मैं खा लूँगा। तो हम कुर्ग के पहले दिशा पाटनी पे थे। पता नहीं दिशा पता नहीं, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, कौन सी दिशा पता नहीं। ऐसे और लोगों का दिशा पता है जो एक टाइम खाते हैं? आपके सेट पे ऐसे लोग हैं, को स्टार्स जिनको आप जानते हो, जो आपके इस रूटीन को फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा। कोई ऐसा को स्टार है जिसका एकदम अलग ही टाइप का आपने ये खाने का वो सब देखा हो रूटीन? जब रामलीला के टाइम पे रणवीर बहुत
उसके छोटे छोटे मील्स होते थे, आई थिंक 6-7 बार खाता था वो। बहुत ही ब्लैंड सा फूड वैसे खाता था वो। आई थिंक वो पहली बार वो ऐसे कट डाउन करा था, वो फोटोशूट उसका वो फिल्म फेयर वाला काफ़ी फेमस, वो रिलीज से थोड़ा पहले उन्होंने रिलीज वो लॉन्च किया था वो, और उसके लिए वो तैयारी कर रहा था। एंड वो टाइम पे मैंने देखा था वो काफ़ी हार्डकोर होता था। उसका एक ट्रेनर था जो हमेशा उसके साथ होता था, और वो टाइम देख के उसको देता था। वो छोटे छोटे डब्बे में छोटा छोटा मील्स, आई थिंक 5 और 6 नहीं 6 और 7 टाइम्स अ डे वो खाना खाता था। सो आई फाउंड दैट क्वाइट फैसिनेटिंग। मैं जाके देखता था कि क्या खा रहा है। समटाइम्स इज लाइक कीमा, बहुत ही ड्राई, और फिर स्पिनच, विल्टेड स्पिनच होता था, कभी कुछ बीन्स वगैरह। आपने विद्युत के साथ भी तो काम किया है, उनका भी उसका पता नहीं कुछ, वो कोई भी सीक्रेट्स अपना बताता नहीं है किसी को कि क्या खाना खाता है, क्या एक्सरसाइज करता है, कुछ नहीं है। कुछ भी पूछो वो बोलेगा कैलोरी, बस। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नेवर सीन ही मीटिंग। अनुराग वो कश्यप। सीक्रेटली क्या दबाता है किसी को मालूम नहीं है। हमें होगा मालूम, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अनुराग कश्यप के सेट पे सब खाता है वो। हाँ, अनुराग कश्यप सब खाता है, वो तो देखते ही आपका हैं। दिमाग भी खाएगा वो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अनुराग कश्यप का सेट, संजय लीला भंसाली का सेट, या जोया एक्सेल जैसी फिल्म है, या जोया के विनीत साथ तो मैंने किया जैन। नहीं काम। आई थिंक याकी का मतलब चिकन होता है, so चिकन टेपन याकी, I don't know, I'm not sure, don't quote me on this. Yaki means chicken, no? I am corrected, I stand corrected. arigato desu ne. क्या बात है। उलझ में थे मेरे जापानी लाइन। आई थिंक मुझे अभी कहीं पे अब है। हाँ, तो हम थे कि कश्यप साहब, भंसाली साहब, और अलग अलग विनीत जैन टाइम्स का जो जंगली पिक्चर्स रहा है, उन सब के अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के, क्योंकि सेट का खाना भी है, उसके भी किस्से अलग अलग होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? विपुल सर के सेट पे सिर्फ वेज खाना होता है। विपुल शाह। सो कमांडो के टाइम पे अगर आपको नॉन वेज खाना है तो आप अपने होटल में खा लो। आपको रूम सर्विस मिलती भी है तो आपको सिर्फ वेज का है, वो रिएम्बर्समेंट भी मिलेगा तो सिर्फ वेज का ही ये reimbursement। राजश्री फिल्म जैसा है। हाँ, ये मिलता था। फिर भी मैं कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मैं सुशी वुशी मंगा लेता था जो उन लोगों को लगता था वेज है। तो रिइंबर्समेंट ले लिया मैंने थोड़ा चीटिंग करके। कभी ऐसा नहीं हो कि वो आपके सुपर मार्केट में जाके ना, हम लोग ब्रैडफोर्ड में शूट कर रहे थे, ज़्यादातर ब्रैडफोर्ड में ही हुआ था। वो यॉर्कशायर में एक छोटा सा एक टाउन है, यहाँ पे 7 बजे के बाद आपको एक कुत्ता भी नहीं नज़र आएगा सड़क पे। उसमें 2 ऐसे नंडोस चिकन है, एक ये कोने एक सिनेमा है। वहाँ पे बहुत अच्छा सा कभी ब्रोकली म्यूजियम है, जो कभी ब्रोकली जिन्होंने जेम्स बॉन्ड्स उनसे वो के प्रोड्यूसर रहे हैं, तो वो एक सिनेमा म्यूजियम है, वो बहुत बढ़िया है। तो करने को कुछ नहीं है तो वहाँ पे सुपरमार्केट से जाके मुझे जो खाना होता था मैं लेके आता था, और मैं बिल ईपी को दे देता था। तो उसमें सुशी मैं इसीलिए खरीदा कि बाकी सब ले लिया तो पता चल जाता है कि नॉनवेज है। तो मैं ऐसी चीज़ें लेता था जिसमें नॉनवेज है लेकिन पता नहीं चलता पता कि नहीं नॉनवेज है। चलेगा। कुछ तो जापानी में लिखा हुआ है, नाम उनको क्या पता है। और ऐसे करके वेज थोड़ा सुशी भी चीट होता है करके, ना? नहीं मैं नॉनवेज सुशी ही खाता था। नहीं बट नहीं, वो लेकिन सुशी करके हाँ। आता था, उनको लगता था कि वेज है। विपुल जी सॉरी, मैं पकड़ा गया, अभी मैं आया। चीटिंग किया मैंने, सॉरी। चीटिंग करता है बट थोड़ा थोड़ा चिल्लर पैसे चुराए मैंने, ऐसा कुछ। सो उनका वहाँ हाँ वेज खाना ही होता था। संजय सर के सेट पे मैंने कभी खाना नहीं खाया। मैं अपना वो टाइम पे मैं लेके जाता था। एक्चुअली दैट वाज द हेवीएस्ट। रामलीला करने के टाइम पे मैं 83 किलोस का था। थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग वगैरह सब बहुत हेवी करता था वो टाइम पे, और वो वही 5-6 बार मैं खाना खाता था। वो मेंटेन करने के लिए वो मुश्किल भी था, तो मैं घर से लेके जाता था डब्बे, खुद बना के पैक करके लेके जाता था। अनुराग कश्यप के सेट पे तो कुछ भी ऐसा है, केटरिंग फूड होता है। मुंबई में वैसे भी शूट के टाइम पे अभी केटरिंग मुझे पसंद ही नहीं है। बाहर का केटरिंग थोड़ा बेटर है। ये क्योंकि देखो, खाने पे बड़े किस्से भी होते हैं। तो एक तो आपने रणवीर के खाने के बारे में बताया, कुछ और आपके ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जो आप शेयर करना चाहो? ओम जी बड़े खाने के शौकीन थे। ओमपुरी साहब। वो मेरे फादर को रोल किया उन्होंने डेथ इन द गंज में। उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी वो टाइम से ही। हम लोगों को कभी कभी डर लगता था कि आज सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, उतनी ख़राब थी। सिगरेट बहुत पीते थे। नाइट शूट के टाइम पे ऐसे ऑल ओवर द प्लेस खाते खिलता था उनको खाना खाते टाइम। लेकिन जहाँ पे भी जाएंगे ना लोकल, वहाँ फैमिली से दोस्ती कर लेते थे। एक बार तो किसी फैमिली से दोस्ती कर लिया, वो बोला मैं होटल में नहीं रहा हूँ, मैं इनके यहाँ जगह है, उन्होंने मेरे को रूम दिया है, मैं उधर ही।
तो वो खाना बनाते थे, उनको बड़ा शौक था। उन्होंने एक बार बताया था कि भिंडी उसको काट के लंबा लंबा, सिर्फ नमक और जीरा और थोड़ा सा प्याज काट के, सिर्फ इतने में बनाते थे। उनकी रेसिपी है, मैं अभी भी कभी कभी उनको याद करके मैं बनाता हूँ। क्रंची होता है। हाँ, काफ़ी क्रंची होते हैं वो, अपने हिसाब से बना लीजिए आप कैसे। तो सब इंग्रेडिएंट्स उनका था कि सिंपल है, सिर्फ नमक लगेगा स्वाद अनुसार, फिर थोड़ा सा जीरा लगेगा और फिर उसमें थोड़ा सा एक प्याज छोटा सा काट के, उतना उतने में भिंडी बनाओ। ग्रीन टी और डालिए डालिए, क्यों नहीं। तो वो थे खाने के शौकीन, लिट्टी चोखा वो सब उनके लिए आता था, मंगाते थे, हम लोग भी खा लेते थे। वहाँ पे कैटरिंग, मुंबई की कैटरिंग नहीं थी, वहाँ लोकल कैटरिंग थी वहाँ झारखंड की। तो वो वहाँ के जो है कैटरिंग इंचार्ज है, वो आके बहुत सारी चीज़ें मंगाते थे। तो समटाइम वी रियली एन्जॉयड लिट्टी चोखा। सब मैंने कभी ज़िंदगी में खाया नहीं था, एकदम ऑथेंटिक वहाँ का ज़मीन का हमने लिट्टी चोखा खाया हुआ है, थैंक्स टू ओम जी। ये जो ऐसे माहिर टाइप के कलाकार होते हैं वो खाने में भी वो घाट घाट का पानी जैसा है, वो घाट घाट खाना भी कहीं भी अच्छा खुद बनवा के और खुद हाँ, बना के शायद खा सकते हैं। शायद। नाना पाटेकर साहब भी हैं, वो सेट पे भी बनाते हाँ, हैं, उनके बारे लोगों में को मैंने खिलाते हैं। सुना है। जग्गू दादा भी काफ़ी सारे रेसिपीज, हाँ, उनके तो बहुत वायरल होते हैं ना। कड़ी पत्ता वाला कड़ी पत्ता, एक वो मैं अंडा। बनाता हूँ। मैं जग्गू दादा के वो रेसिपी मैं बनाता हूँ, काफ़ी बढ़िया है, मैं बताता हूँ। फिर अपना एक ट्विस्ट है उसमें, थोड़ा लहसुन वगैरह डालता हूँ मैं, बट हाँ ये सब है। और फिर आई थिंक विजय सेतुपति के बारे में भी सुना है कि बहुत ही शौकीन है खाने के। आपको ऐसे लोग मिले हैं जो सेट पे खाना वाना बनाए, कोई को स्टार या एक्टर? ये इस कांतारा के सेट पे ये लोग हमारे जो डीओपी थे अरविंद कश्यप, वो बनाते थे, डोसा बनाते थे। तो कभी कभी हम लोग वहाँ पे बैठते थे, तो हाँ डोसा खाओगे गुलशन से, फिर वो बनाएंगे, इस पे घी डालेंगे, एकदम घर जैसा डोसा, ऐसा वो फैंसी अपना वो बेंडे डोसे वाला ऐसा रोस्टेड वन नहीं है, एकदम घर जैसा। आजकल तो मशीन से वो निकल के आता है। उतने में मतलब उतने में सोल्ड आउट हो जाएगा डोसा। एक डोसा वो मशीन में डाल के फिर ऐसे आया, उतने में वो पूरा ये अपना खत्म हो जाएगा बैटर। डोसे से याद आया, पहली बार ऋषभ से डोसे पे ही मुलाकात हुई थी ना। मल्लेश्वरम में एक जगह है श्री कृष्ण भवन, हम लोग तो जाना चाहते थे सीटीआर। सीटीआर सीटीआर में रूम जगह नहीं थी, फुल था। तो मैंने कहा यहाँ एक और जगह है जहाँ मेरे पिताजी लेके आते थे, यहाँ का भी डोसा अच्छा होता है और क्राउड कम होगी वहाँ पे, आराम से बैठेंगे। आज सीटीआर वाले माथा पीट रहे होंगे कि हमने उस समय जगह नहीं दी। उन्हें नहीं आया समझ। वो टाइम पे वो काफ़ी मतलब कुख्यात प्रख्यात प्रख्यात था। उनकी एक पिक्चर बेल बॉटम जिसमें वो लीड एक्टर थे, वो हिट हो गई थी। वो उनकी फिल्म नहीं थी लेकिन उन्होंने एक्टिंग किया था, तो जस्ट हिट हुई थी 2019 में। तो वहाँ पे बाहर उन्होंने पहचान लिया था। डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं बेल बॉटम के, ओ जानता हूँ। सो तो सीटीआर वालों ने पहचान लिया उनको, मेरे को एक कुत्ता भी नहीं पहचानता था, उन्होंने पहचान लिया इसको ऋषभ को। बट दे कुडंट ऑर्गेनाइज, एकदम फुल चल रहा था। जो टाइम पे हम गए थे वो पीक आवर्स भी होता है और काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे। तो फिर हमको बैठ के बातें करनी थी, तो मैंने कहा डोसा हम लोग सीटीआर का बाद में खा लेंगे, हम लोग श्री कृष्ण भवन में खा लेते हैं, वहाँ पे भी अच्छा है। आराम से बैठे थे वहाँ पे, वो थोड़ा रेस्टोरेंट का माहौल है, सीटीआर थोड़ा कंजेस्टेड है। तो उधर गए और वहाँ पे हम लोग पहली बार मिले ओवर डोसा। और फिर फिल्मों की बात हुई। हाँ, उनकी फिल्मों की बात हुई, उन्होंने हंटर की बात की, दैट गर्ल इन येलो बूट्स की बात की, क्योंकि मेरे काम के बारे में इन दो फिल्मों से उन्हें जानकारी मिली थी जो उन्होंने देखी हुई थी और बहुत एंजॉय किया था उन्होंने। सो फिर कुछ स्क्रिप्ट्स थे जो बना रहे थे हम लोग। एक्चुअली सबसे पहले एक्टिंग करने वाले थे साथ में, कोई और डायरेक्ट कर रहा था उसको। और फिर उनकी एक स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने डेवलप किया था रुद्रप्रयाग, जिसमें वो मुझे डायरेक्ट करने वाले थे। फिर वो लॉकडाउन हुआ, फिर सब नहीं हो पाया। फिर कांतारा के लिए फिर 2000 मेरे ख्याल से 19 में ये फिल्म बनने वाली थी जो कोविड की वजह से नहीं बन पाई ना। अपने रास्ते निकल गए वो, फिर कांतारा बनाई उन्होंने, फिर उनकी लाइफ चेंज हो गई। फिर कांतारा 2 के लिए 2023 में कांतारा 1 कांतारा चैप्टर 1 चैप्टर 1 उन्होंने फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा क्या है, तुमको आपको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कहानी में एक किरदार लिखा है जिसके बारे में हम आपको सुनाना चाहते, ये सब। फिर मैं नरेशन वगैरह लिया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि अच्छा प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए, करियर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कांतारा बहुत फट के निकला था जी। और लोग वेट कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे इसका प्रीक्वल सीक्वल जो भी होगा उसको लेके। सो आई थॉट करियर मूव भी अच्छा है प्लस रोल भी अच्छा है, पर इनके साथ पहले नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इससे शुरुआत कर लेंगे। और आपने बहुत कमाल तरीके से अपने ट्रेड्स डाले हैं उसमें, मतलब एक राजा कुलशेखर, वो उसमें दिमाग भी है अलग तरीके से, वो श्रूड भी है, अय्याशी भी कर रहा है, लेजी भी है, हर तरीके बहुत के लेजी है उसके उसे, ट्रेड्स डाले हैं ऐसे आपने। कुछ ट्रेट नहीं है।
कैसे वो, क्योंकि एक अलग तरह का रोल था हालांकि अपने। नहीं, वो पढ़ के मुझे यही समझ में आया, जो समझ में आया फिर कुछ आइडियाज आते हैं, फिर आप डिस्कस करते हैं, जो उनकी कोई एक विजन थी, फिर आप अपना विजन सब मिलके ऐसे हुआ था। वर्कशॉप किया था हमने, खूब सारे डिस्कशंस होते थे, और सेट पे भी हम लोग बहुत इत्मीनान से और मज़े लेके और बहुत ट्राई करते थे अलग अलग चीज़ें, तो ऐसे बना ये। ऑफ कोर्स मेरा कंट्रीब्यूशन भी है, इसीलिए वो लेके आए मुझे, बट आई थिंक सबका आइडिया है। अरविंद भी आइडियाज़ देते थे कि ऐसा करो वैसा करो, ऑफ कोर्स ऋषभ का के आइडियाज़ भी होते थे, फिर शनील, अनिरुद्ध और जो राइटर्स थे उनके भी आइडियाज़ होते थे, उन्होंने बहुत मदद की, और मुझे एक्चुअली वो छूट दी कि तुम करो, मतलब कुछ ट्राई करना है तो कर सकते हैं। आई रियली एंजॉय। मैंने देखा है कि आपने इतनी खूबसूरत सी जर्नी में ना, चाहे वो इंटेंस रोल हो, ग्रे शेड वाला रोल हो, एकदम विलेनियस हो, या कॉमिक हंटर जैसा भी रोल हो, और एकदम पॉजिटिव भी हो, डबल रोल भी हो, मर्द को दर्द जैसा, हर तरह का रोल निभाया है। जब इस तरह का होता है जिसमें ग्रे शेड्स डालने होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में मैं आपको जानता हूँ, आप वो राजा कुलशेखर से बिल्कुल अलग हो, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जी के साथ और बहुत फोकस्ड हो। जब इस तरह के कैरेक्टर आते हैं तो फिर कैसे उसको मैं राजा निभाते बनने के लायक हूँ, कुलशेखर नहीं है। हैं? इंडस्ट्री के कुलशेखर हैं। नहीं नहीं, इंडस्ट्री छोड़ो भाई, जनरली ज़िंदगी में मैं राजा हूँ, बनने के लायक भी हूँ। तो ये इस तरह का जब रोल आता है, ये ऑब्जर्वेशन, लोगों को देख के वो सब चीज़ें, वो ट्रेड्स लेके आते हो क्या, कैसे वो कई प्रोसेस बार क्या होता होता है, कुलशेखर के लिए तो नहीं था, थे कोई रेफरेंस थे मेरे दिमाग में, बट वो फिर मैंने यूज़ नहीं किया। लाइफ एक्सपीरियंस है, और कभी कभी इमेजिनेशन है, कई बार तो इट्स जस्ट इमेजिनेशन, कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा होगा, ये ख्याली है ठीक, फिर मैं डायरेक्टर से डिस्कस करता हूँ या कभी कभी दिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप एक आइडिया सुनाते हैं तो फिर आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन सामने वालों को वो करके दिखाना पड़ता है। तो या रिहर्सल्स में हमने कुछ ट्राई किया, या शॉर्ट के दौरान लगे मैं कुछ ट्राई करूँगा, ये ट्राई कर दिया, फिर वो अच्छा लगे, वो वर्क कर रहा है तो फिर उसको रख लेते हैं। तो एक जो बेसिक फाउंडेशन है वो पहले ही बना लेता हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में सेट पे क्या होता है ना, फिर जो जो एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि जिस को एक्टर से अब जराब सर के साथ कर रहा हूँ, उनसे कुछ मुझे मिल रहा है, तो फिर मैं एक कर से रिएक्ट कर रहा हूँ, रुक्मिणी के साथ काम कर रहा हूँ, या ऋषभ के साथ सीन कर रहा हूँ, या बाकी जितने भी मेरे दोस्त बने हैं उनके साथ मैं सीन कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ वहाँ से आता है। अनुराग कश्यप के साथ? क्योंकि फिल्मों में वो बहुत छूट देते हैं, कई बार ये सुनने में आया कि सीन्स को बहुत इम्प्रोवाइज किया जाता है, और वहाँ से ये सब चीज़ें निकल के आई हैं, या आपके वो अंदर रहा ये वो एक शुरू से? अलग लेवल का है, पता नहीं आजकल कैसे करते हैं अनुराग, लेकिन जब हमने शुरू किया था वो टाइम पे तो बहुत छूट देते थे, कभी कभी बहुत सीन से इधर उधर चले जाते थे हम लोग, इम्प्रोवाइज करने का बहुत फ्रीडम था। तो ही वॉज लाइक कि तुम लोगों को पता है कि तुम ये कैरेक्टर तुम लोग बनाओ, मैंने सीन लिखा है, किरदार तुम बनाओ, ऐसे उनका अप्रोच ये था। पर हर किसी का अप्रोच ऐसा नहीं होता। जो मैंने उसके बाद तुरंत मैंने किया था रोहन सिप्पी के साथ काम, मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, किरदार और सीन उन्होंने लिखा हुआ है, उसको फॉलो करो, उसके बीच में एक दायरा सेट करते हैं, वो दायरे के अंदर आप इम्प्रोवाइज कर लो, लेकिन वो दायरा क्रॉस नहीं कर सकते। तो रोहन सिप्पी टाइम करते थे अपने टेक्स, उनको ना ये टेक इतने सेकंड में चाहिए तो उतने सेकंड में चाहिए, आप इधर उधर इम्प्रोवाइज करेंगे तो फिर बाहर चला जाएगा। लेकिन फिर वो बोलते थे मैकेनिकल नहीं होता। नहीं, आपको लगता है मैकेनिकल नहीं होता, लेकिन आपको बांध के रखता है, उसमें कर लो जो करना है, अपने किरदार के हिसाब से जो वर्क कर रहे हैं उसमें कर लो उसको। आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, पहले मैंने स्ट्रगल किया, बट उसके बाद मुझे मज़ा आया। और ऋषभ जैसा जो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और राइटर भी है, जब उनके साथ आप काम करते हो तो, क्योंकि वो खुद एक्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं और लिखा भी है उन्होंने, तो ऐसे लोगों के साथ जब काम करते हो तो किस तरीके का डिफरेंस फील करते हो बाकियों से? एज ए डायरेक्टर एक्टर मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, एक अच्छी ट्यूनिंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडली तरीके से बात होती है, वो है। मुझसे छोटे हैं थोड़े, बट तजुर्बा बहुत है उनको, अलग तजुर्बा है उनकी ज़िंदगी में। बट एज अ पर्सन हैंडलिंग ऑल दिस स्ट्रेस एंड प्रेशर, आई वॉज इन ऑ। मैं बोला क्या आदमी है यार, कैसे कर रहा है, इतना सब प्रेशर ले रहा है वो, जो वो फिल्म की एक्सपेक्टेशन का भी प्रेशर है, एक्टिंग भी करना है। वो एक फोटो भी डाली है, पैर पूरा छिला हुआ है, वो टाइम पे मैं नहीं था, वो तो ब्लिस्टर्स आ हाँ, चुके हैं। वो सब ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि वो तो शारीरिक तौर पे हुआ ना, मानसिक तौर पे जो जो आपको डील करना होता है ऑन अ डेली बेसिस, उसके बावजूद आपको परफॉर्मेंस भी देना है, आपने दूसरों से भी परफॉर्मेंस निकालना है। इतने बड़े सेट पे 1000 से ज़्यादा लोग होते थे, अमेजिंग। वो एबिलिटी, इधर की जो एबिलिटी है ना, अमेजिंग। लेकिन कमाल की उनकी भी जर्नी रही है, मतलब वो बता रहे थे जब यहाँ मुंबई में आए थे और
फिल्म का ट्रेलर लॉन्च के बाद में एक इवेंट हुआ था, तो बताया कि कैसे प्रोड्यूसर के एक ड्राइवर से लेके अब जो जर्नी है, मतलब इंडिया का सबसे अच्छा राइटर डायरेक्टर में से एक हो गए हैं वो, है ना, और एक्टर तो है ही। ठीक है गुरु, सब कुछ ये स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। उनसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले, उनसे भी ज़्यादा धक्के खाए हुए लोग बहुत हैं, बहुत सफ़र किया है, ये होना चाहिए, उसमें वो ड्राइव है। ठीक है, ये कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, रोने का नहीं, करो जो का वो टाइम पे सही लगता है, अब करो। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है, उसका करना है, कैसे करना है पता नहीं, कि मुझे करना है, करना है, करना है, वो फिगर आउट कर लेता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। जब इस और तरह उनका कॉन्फिडेंस देख के उनकी टीम कॉन्फिडेंस लेती है उससे, मैंने देखा है। सब लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं हम लोग ऋषभ को मानते हैं। उनके विजन को, हाँ, जब इस उनके तरीके विजन को का मानते हैं वो और जब उनको मानते हैं, दे हैव फेथ इन हिम। अन्ना बुलाते हैं उसको सब वहाँ पे, अन्ना ने बोला तो मैं करेगा। एक है विकास, बहुत मेहनत करता था, हमेशा स्ट्रेस लेके घूमता था। मैंने बोला विकास क्या है यार, मजा आना चाहिए काम होने, क्या इतना स्ट्रेस लेके, वो चेहरे पे तू ऐसा रिलैक्स कभी दिखाई नहीं। तो बोलता था लेकिन अन्ना मुझ पे भरोसा करते हैं ना, वो भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। बोला वो सब ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेस फ्री होकर काम करना और अच्छा होगा काम। बट ही केयर्ड अबाउट व्हाट ही थॉट, ये बोला उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, तो मैं उसका उनके भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे मेरा हेल्थ खराब हो जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से उनकी सोच में वो एक गलती है, बट उनका है कि इसका भरोसा नहीं तोड़ना है मुझे, सो ही इज़ विलिंग टू सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस। ऐसे सब लोग हैं कि अन्ना को मानते हैं। जब इस तरह का कोई शख्स जब फिल्म डायरेक्ट करता है, तो वो एक्टर के मर्म को, उस दर्द को समझता है, और जब उसने खुद के जीवन के इतने अनुभव, उतार चढ़ाव, हर चीज़ देखे हैं। आई डोंट नो, ऐसी तो बातें हम दोनों के बीच में नहीं हुई, इट्स हार्ट टू हार्ट, उसका अवसर भी नहीं था, बिकॉज इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप ऐसी सब बातें करने के लिए आराम से बैठना होता है। जब कोई काम नहीं है तो आराम से एकांत में बैठ के जब बातें करते हैं तो ऐसे इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन हो सकता है। हमेशा लोगों से घिरे हुए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिसीजंस लेना पड़ रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और भी लोग हैं साथ में। तो सो फार ऐसे कॉन्वर्जेशंस में उनके साथ नहीं कर पाया हूँ, बट आई एम लुक मे बी फ्यूचर में कभी में टाइम मिलेगा तो वो हार्ट टू हार्ट इन डेप्थ कॉन्वर्जेशंस मैं करना चाहूँगा। वो जो आपका डेथ सीक्वेंस है, आग वाला, जंगल वाला, रियल आग लग गए, उसके बारे में बताओ। बहुत केओटिक था। घोड़ा चलाना आता नहीं है मुझे, मैंने 5 या 6 क्लासेस लिए होंगे, और मैंने अपने ट्रेनर को भी बोला था, ये अपने मुंबई के घोड़े हैं, जीतू जी के घोड़े हैं, तो जो घोड़ा मैंने चलाया उस पर भी ट्रेन किया मैंने। नहीं बस तो मेरा ये था कि घोड़ा मेरे को कंफर्टेबल होना चाहिए घोड़े के ऊपर, प्लस उसको चलाना है, मेरे को भगाना नहीं है, क्योंकि मुझे शॉर्ट पता था। मैंने ऋषभ से पूछ लिया था करना क्या है एग्जैक्टली, कूदवाना है, दौड़ाना है, नहीं चल के आना है बस, ठीक है उतना मैं सीख लूँगा। तो 3-4 क्लासेस के बाद मैंने वीडियो में भेजता था, हर क्लास का मैं उनको वीडियो भेजता था, ये मैं बोला ये अब तो आ गया। उसके बाद 1-2 क्लासेस में थोड़ा सा और कैंटर और मैं स्लाइट गैलप भी करवाने लगा था, मैं कंफर्टेबल हो गया था, बट ये अपने को करना नहीं है। तो मेरे दिमाग में था कि जो पिक्चर में करना है ये मैंने अचीव कर लिया, ये मुझे आता है, ट्रेंड घोड़ा है, यही घोड़ा होगा, इसी पे बैठेगा मैं, घोड़ा मेरे को जानता है, मैं घोड़े को जानता हूँ, आज़ाद। तो ये कंफर्ट लेवल हो गया। तो लेकिन वहाँ पे इतनी मतलब भीड़ में चिल्ला रहे हैं लोग, अस्त्र शस्त्र आग से लगी हुई एक है। दूसरे को काट रहे हैं, खून उड़ रहा है, आग लगी हुई है। और परफॉर्मेंस छोड़ो, परफॉर्मेंस तो मैं कर लूँगा, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं एक्सपीरियंस एक्टर भी हूँ, वो परफॉर्मेंस जो भी मैंने दिया है वो आसान है। घोड़े को कंट्रोल करना, वहाँ पे मेरी फट के 3-3.5 फुट की फट गई थी पहले दिन में। सबको मैं डांट रहा हूँ कि आप हट जाओ, क्योंकि ये बौखला रहा था घोड़ा, क्योंकि कुछ भी आवाज़ आएगी तो ऐसे फ्लिंच करेगा, इधर मुड़ेगा, उधर मुड़ेगा, और आधा घंटा 1 घंटा काम करेगा, उसके बाद उसका मूड नहीं है भाई साहब का, उसके दोस्तों के साथ चिल मारना है उसको, अपने टाइम से नहीं चलेगा, हमको घोड़े से करवाना पड़ता है काम, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो घोड़े का ट्रेनर भी है, लेकिन वो खींच के तो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जो भी घोड़े को शॉट है मैंने खुद किया, मैंने खुद चलाया है। भीड़ के बीच में से आग जल रही है, यहाँ पे केबल लगी है, वहाँ लेज़र पॉइंटर से दिखा रहे हैं ये घोड़ा पोजीशन इधर है, वो ये सब के बीच में 21 दिन लगे थे टोटल वो सीक्वेंस में, पूरा शुरू से, मतलब 21 में सारे दिन घोड़े का सीक्वेंस नहीं था, वो पूरा सीक्वेंस जो आपने देखी है ना फिल्म। सो जब गुड़िगा आता है, फिर मेरा जो काम तमाम करके जाता है, वो पूरा 21 दिन लगा चंक्स में, तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। रियल लोकेशन, रियल जंगल में शूट। रियल जंगल में रियल झाड़ पत्ते, रियल फायर, गैस लैंप्स होते थे, वो सब। कोई ऑफकोर्स उसको CGI में एनहांस करते हैं पूरा, एकदम थोड़ी ना आग लगा सकते हैं,
लेकिन एक रेफरेंस के लिए रहता है हर जगह। हाथ में मशालें पकड़ के जा रहे हैं, स्वॉर्ड्स है, स्पीयर्स हैं, चाहे वो डमी भी है फिर भी लग सकता है गुरु। तो ये जंगल जो है कर्नाटका में ही है। वो कुंदापुरा एरिया जो जहाँ जहाँ वो पले बड़े हैं उसके आसपास है। वो केराडी करके एक जगह है, वहाँ के हैं, बट वो आसपास ही है। वो जो देव वाला जो है सीक्वेंस और ये सब बहुत ज़्यादा लोग ना बहुत इमोशनली भी कनेक्ट करते हैं, बहुत वो अलग मानते तरीके हैं, से। ही बिलीव्स इन ऑल दीस थिंग्स। जो उन्होंने दिखाया है ना, वो निजी जीवन में वो उसमें उसमें श्रद्धा और आस्था रख। आप कितना और उस उनके पे- भी आप कोला वीडियोस निकाल के देख लो, मिल जाएंगे आपको, दैव से बातें करते जी, हुए। उन्होंने सब। आशीर्वाद लिया, वो वीडियो हाँ, मैंने देखा। आके दासी टोफू, ये क्या चीज़ है? आके दासी टोफू, हाकेदासी टोफू टोफू खाने वाली Okay. चीजें गुरु अभी अंदर। ये जो आपने खाया ये क्या था? एपी प्रॉन्स? टेम्परा। प्रॉन टेम्पुरा। प्रॉन टेम्पुरा। क्या खासियत होती है इसकी? ये प्रॉन्स होती है अंदर, टेम्पुरा बेसिकली एक बैटर होता है जिसमें डुबो के ऐसे करके फ्राई करते हैं। फिर वो माकी सुशी गाली नहीं होती है नीचे। तो राइस, वो स्टिकी राइस, और फिर वो सीवीड पेपर, वो सब, और भी कुछ मसाले इसमें, जैसे अदरक, लहसुन, कांदा फांदा, ऐसे सब, पता नहीं ब्रो। एनीवे, क्योंकि हाँ। आप खुद कर्नाटका के हो। हाँ, मैंने ये सब देखा हुआ है। आई हैव सीन दिस। बचपन में मेरे नाना जी लेके जाते थे कुर्ग में। थोड़े से वो दैव जो हैं, जो मलयाली बोलने वाले दैव, वो मैंने देखा है। लेकिन ये कोला वाले भी हैं, कोला टाइप की जो तुड़ू में बात करते हैं, वो भी है। लेकिन आप मैंगलोर और उडुपी साइड में जाएंगे तो बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, मैंने देखा हुआ है, आंखों से भी देखा हुआ है, और ऑफ कोर्स कई सारे वीडियोस, न्यूज़ वगैरह में सब देखा हुआ है। और यक्षगाना भी मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तो एक, हालांकि यक्षगाना और इसका कोई संबंध नहीं है, बट एक वो एक आर्ट फॉर्म है, बट है लार्जर देन लाइफ। बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जैसे केरला में कथकली और ये तय्यम है केरला में, जो ऐसे सिमिलर चीज़ कह सकते हैं। सो ये सब का अनुभव है। खुद ये जब आस्था होती है, बचपन से वो चीज़ देख रहे हो। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, मैं जाता था जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देखता था, और एकदम बचपन में तो मैं बोर हो जाता था, क्योंकि घंटों आपको खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि कई बार आपको मौका, आपका नंबर आएगा कि आप जाके दैव से एक सवाल पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका नंबर लगेगा। आपने पूछा है कभी? मैंने पूछा है। मेरे नाना जी इसीलिए लेके जाते थे मुझे, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब होती थी वो टाइम पे, अभी भी है, बट वो उसके बारे में कुछ पूछने के लिए। तो एक बार तो 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है अपनी बारी के लिए। तो मैं 7-8 साल का बच्चा, मैं बोर हो जाता था। मैं नाना जी को बोलता बहुत हो गया, चलो चलते हैं पीछे। नहीं नहीं, अपनी बारी आएगी। तो फिर आपको देखना पड़ता है। तो लेकिन है, अभी मैं सोचता हूँ तो वो टाइम पर मेरा बचपन था, तो वो जाहिर सी जो बात है। क्यूरियोसिटी होती है, उसके सवाल का जवाब मिला? नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं, क्योंकि मलयालम में कुछ बोला था दैव ने। एक ही बार सवाल किया था मैंने, तो मलयालम में कुछ बोला था, और मैंने, नाना जी ने उसको अनुवाद करके मुझे बोला भी था, लेकिन मुझे पता नहीं, याद नहीं है क्या बोला था। आप खुद जब फिल्म का क्लाइमेक्स आप देखते हो हाँ। और इतना को larger फील आ than जाती है, life अलग, फील आ जाती है। आप में वो आस्था है नहीं है, वो विजुअल, वो परफॉर्मेंस, वो म्यूजिक, वो शॉट मेकिंग, वो है क्लोजअप, भावनाओं में बह जाते हो आप भले ही नास्तिक हो, लेकिन आपको कुछ फील होता है। मैं नहीं हूँ नास्तिक, मैं बोल रहा हूँ कि कोई बिलीव भी नहीं करता ना, लेकिन फील कराते। दैट इज द थिंग अबाउट सिनेमा। आप ये लोग, आप सिंसियरली आप जब करते हैं ना, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये बिलीव रख, इनका ये मतलब नहीं है कि मेरा बिलीव को आप फॉलो करो, बट आपको सिनेमा आपको फील कराते हैं। कहानी, किरदार, ये सब सीन्स ना आपको फील करे थे। दैट इज सिनेमा, इसीलिए तो हम जाते हैं। सिनेमा आपको फील कराएगी, भले ही आपकी जो कौन से कल्चर से आप बिलोंग करेंगे, लेकिन वहाँ बैठे हुए ना इतना सा तो आपको फील होगा ही। तो पहली कांतारा जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि मैं ऐसा उठ गया हूँ थोड़ा सा। आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होने क्या वाला है। बस आई डोंट नो, पीपल इतनी बातें कर रहे हैं, वहाँ बातें कर रहे हैं। मैं कहीं पे तो मलाड फलाड में एक जगह टिकट मिली मुझे, जहाँ पे कन्नड़ा वाली कांतारा प्ले कर रही थी। तो मैं बैठा था वहाँ पे, ज़्यादा ऑडियंस भी नहीं थी, लेकिन वो जब क्लाइमैक्स का सीन आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सीट से ऐसा थोड़ा हल्का सा ऊपर हो गया हूँ, नीचे गैप है, ऐसा लगा। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा लगा। सो दैट इज़ अ फीलिंग ना, फीलिंग ऑफ एलिवेशन। फीलिंग ऑफ एलिवेशन। और वो म्यूजिक, विजुअल, ये उसका परफॉर्मेंस, वो आपको करा देता है ऐसे। आप तो वहाँ के वो प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन मैं देखता हूँ वो जो एक लैंग्वेज कोई और भी हर चीज़ feel का वो करेगा। बैरियर टूट गया है। कोई भी फील करेगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि देखो, दैव की आराधना तो दुनिया भर में हर लोग, हर कोई तो करता है, हर कल्चर में है, अपने अपने रूप से, अपने अपने ढंग से करते हैं। उनकी स्टाइल अलग है, उनके रिचुअल्स अलग है,
बट द कॉन्सेप्ट, द कोर कॉन्सेप्ट तो सेम है ना. मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ जो मुस्लिम समुदाय के हैं या क्रिश्चियन हैं, उनको भी फिल्म समझ में आई, उनको पसंद आई, इसलिए इतनी चल रही है। यू डोंट हैव टू सी दिस फिल्म कि ऐसा देव के लिए है कि रिलीजियस फिल्म ऐसे नहीं है वो. इट्स आल्सो टेरिबली एंटरटेनिंग. आपको जस्ट फील इट. मतलब डिटेल्स में सब मत जाओ, ज़्यादा घुसो मत, फील करो. मेन तो फिल्म जो है वो फीलिंग और इमोशंस का ही दुनिया है ना? मेरे दोस्त को सबसे ज़्यादा अंडररेटेड, गुलशन भाई को अंडररेटेड एक्टर बोलते हैं। ये कोफ्त होती है जब बार बार ये बोला जाता है, ये क्योंकि कोफ्ता है गुरु, कोफ्त नहीं कोफ्ता है. नहीं, थोड़ा चिढ़ होती है कि अंडररेटेड क्यों बोला जा रहा है, हर बार तो प्रूव कर सब लोगों का प्यार है. वो लोग चाहते हैं कि मेरे साथ और बेहतर हो, जिस तरह से वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए गुल्लू भाई के साथ या गुलशन के साथ. मेरे को बिल्कुल कोफ्त नहीं होती है, कोफ्ता नहीं होती है, कुछ नहीं होता, मुझे कड़ी पकौड़ी कुछ नहीं होता. खुशी है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं. और मुझसे ज़्यादा देखो, इस फिल्म ने बहुत पैसे कमाए, ब्लॉकबस्टर जितना पैसा कमाया है, अभी भी कमा रही है, अभी भी कमा रही है, जब हम अभी बात भी करें सिनेमा चल में रही लगी हो है, क्योंकि जी। 22 दिन ही हुए हैं. ठीक है, तो लगता है कि एटलीस्ट 2 हफ्ते तो आराम से और चलेगी, उसके चलेगी। बाद धीरे धीरे से टेपर होता जाएगा. तो चल रही है फिल्म. तो मुझसे ज़्यादा लोगों को खुशी हो रही है मेरे लिए. और ये देख के मुझे खुशी हो रही है कि क्या है, ये लोगों का प्यार है. ये आप कमाते हो, ये आप कितना भी पीआर कर लो, ये कर लो, को आपको मिलेगा नहीं. ये इज्जत मैंने और ये प्यार मैंने 14 साल में कमाया है अपनी मेहनत से. बट ये सिर्फ मेरा कमाया हो नहीं, ये लोगों ने मुझे दिया है. गिफ्ट है ये. दिस इज द गिफ्ट. सो आई एम वेरी हैप्पी. तो मेरे को कोई अंडररेटेड बोलेगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एक तोहफा है. बिकॉज वो चाहते हैं कि उन एक कुछ हो, अच्छा हो मेरे जीवन में. अच्छा ही हो रहा है. सो आई एक्सेप्ट इट, इवन दो आई डोंट एग्री विद इट. आई एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स लव. एग्री नहीं करते ना? नहीं, मेरा भी नहीं वही। करता हूँ. आई डोंट थिंक आई एम एन अंडररेटेड एक्टर, बट आई एक्सेप्ट इट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ लव. आई एक्सेप्ट द लव. मेरा ये भी कहना है ना कि आप पे ज़्यादा रिलेटेबल लगते हो, क्योंकि पिछले हफ्ते बैठ के मैंने लिख के रखा था, सब मैं रट के आया हूँ कि ऐसा बोलूंगा नहीं वैसा नहीं, बोलूंगा. मैं पर्सनली आपको थोड़ा सा इतने अच्छे improvise से है. जानता हूँ ना, ये तो मैं दावा कर सकता हूँ, ये तो कह सकता हूँ ना। नहीं, दिल से बोल रहा हूँ ये तो. मुझे ये लगता है ना, वो बनावटीपन नहीं है. आप रिलेटेबल इसलिए हो, लोग इसलिए इतना प्यार करते हैं कि जितने साल से मैं देख रहा हूँ, कभी भी मैंने वो पीआर गेम या कुछ जो एक वो भाई था, जो जब मेरी gimmick, देखो, मैं 2008 में शिफ्ट हुआ था. 2009 से मैं शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया था मैंने. आपको ना, जब आप आते हो तो यहाँ जो ऑलरेडी हैं, एस्टेब्लिश्ड है, नहीं है आपकी तरह है, स्ट्रगल कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, ऐसे आप ना इनसे ना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करने मिलता है. इसमें 75% बेकार की इन्फॉर्मेशन होती है. कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे है, वो ऐसे, दुनिया भर का एंगस्ट वो आपके अंदर आपको देते हैं. ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको लेना है नहीं लेना है. तो मैं सोचता था कि मेरे को नहीं चाहिए यार, स्ट्रेस में नहीं लेना है. ठीक है, कुछ करियर का कुछ नहीं बनेगा, मेरे को काम नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा, कुछ और कर लूंगा. ऐसा सोचा था। हाँ, नहीं ऐसा कभी मैंने बोला नहीं मिलेगा अगर, तो शुरुआत में कोई बात नहीं. सो आई वाज लाइक ठीक है, बाकी सबके साथ में ऐसा ही बिहेव करना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे सक्सेस का मतलब कि आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली, आपने 100 करोड़ का बंगला खरीद लिया या जो भी है, आपका पैप्स फोटो खींच रहे वो रहे, ठीक है, ये सब अपनी जगह ठीक है, इट ऑल वर्क्स, एक लॉजिक है इसका. बट आई एम लाइक देयर शुड बी मोर टू लाइफ देन दिस ना, कि ये किसी और के लिए सही होगा, लेकिन मेरे लिए क्या है. व्हाट डज इट मीन टू मी टू हैव अ करियर? माई करियर इज माई करियर. I choose, I make decisions. I will enjoy my career because it's mine. So what should be my approach? So मेरी हमेशा से यही कोशिश थी कि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए. इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन दूसरों से, जो मुझसे ज़्यादा जानकार थे, तजुर्बेकार थे, उनसे मैंने जितना मेरे ग्रोथ के लिए चाहिए उतना लिया. बाकी ये सब नेगेटिविटी मैंने कहा कि ये मेरे रगों के अंदर पॉइजन बनेगा, ये मेरे को नहीं चाहिए. नहीं चाहिए मुझे ये सब. बाकी दुनिया किसको जो करना है कर ले. आपको ऐसा होना चाहिए, इनसे मिलना है, उनसे काम मांगना, आपकी जर्नी, मेरी जर्नी. ये शुरू से इतनी मैच्योरिटी लेके आए थे, ये फिल्टर कैसे वो किया? तो 30 साल की उम्र में आने का यही फ़ायदा होता है कि थोड़ी बहुत ज़िंदगी देख ली होती है आपने 30 इयर्स में. 30 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस लेके आया तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ऐसे यंग लोगों को भी, बहुत 21-22 के लोगों के अंदर भी एक ऐसी वाली मैच्योरिटी मैंने देखा है. ऐसा नहीं है, मेरे अंदर थोड़ी बाद में आई, बट मे बी इट्स वेरी पॉसिबल कि मैं 24-25 की उम्र में आता तो शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाता. शायद नहीं, who knows. लेकिन वो निफ्ट से आने के बाद यहाँ स्मूथ सेल था, सब चीज़ आसानी से मिला. क्या बोलूँ मैं. नहीं, ऐसे इतना भी मुश्किल नहीं था, वो इतना भी आसान नहीं था. सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी वो बताओ? इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, नेचर ऑफ द बिजनेस को एक्सेप्ट करना कट थ्रोट है, क्योंकि सब परसेप्शन है. देखो, आप मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, किसी को लगता होगा मैं बकवास एक्टर हूँ.
और सब मैं बना रहा हूँ, दिल से नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट पोजिंग। ये उनके हिसाब से करेक्ट है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होगा हर लोगों में, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही है। तो शुरू में कुछ ऐसा आई हैव हुआ, टू बी ओके विद दैट। वो शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो ये परसेप्शन और इन सब चीज़ों को मैं आपने देखता था कम- ना, अपने इर्द गिर्द देखता था मैं ऐसे लोगों का, हर किसी का ओपिनियन अलग है, और कितने लोग किसी किसी ओपिनियन को लेके इतना सीरियस हो जाते थे, पर्सनली ले लेते थे। हमने कितना पर्सनली मत लो, क्योंकि मेरे भी ओपिनियंस है। एज एन ऑडियंस मैं भी फिल्म देखता हूँ ना, कभी कभी मेरा भी हक बनता है इस फिल्म को मैं पसंद करूँ ना पसंद करूँ, ये मेरा हक है। तो मैं कौन होता हूँ ऑडियंस को बताने वाला कि नहीं आपको, आई वॉन्ट यू टू लाइक दिस, आप इसके उसको लाइक नहीं करेंगे तो मैं अपने ईगो पे मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट। जब आप बाहर से आते हो ना, बहुत सारे रिप्लेस होने की कहानी, रिजेक्शंस की कहानी सुनने में आती है। आपके साथ ऐसा होता था? हुआ होऊंगा मैं भी, पता नहीं, कईयों के बारे में तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि कई बार आप एक मीटिंग करके आते हो, आपको लगता है कि हो गया, उसके बाद तो फिर पता ही नहीं, कुछ आगे ही नहीं बढ़ता, फिर उसके बाद वो फिल्म बन जाती है, वो बन जाती है ऐसा। और कई बार तो ऐसे आपके बारे में डिस्कस भी किया होगा ना, किसी रूम में वैसे 4 लोग बैठ के बोले कि गुलशन को लेंगे, मे बी ऐसा हुआ है कई बार डिस्कस, लेकिन मुझे नहीं लिया है उन्होंने, किसी और को लिया है। अब इस सब चीज़ों पे मैं अपना दिमाग ख़राब करूँगा तो मैं क्या क्या ज़िंदगी जीऊँगा यार। लेकिन फैशन की दुनिया से फिर आपने मेहनत भी की थिएटर में, मतलब मेहनत तो हर किसी को करना पड़ेगा, विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता है जी। होता होगा किसी किसी को अचीव, वो आपका लक है। मुझे भी हुआ है कभी कभी आसानी से, मैं कसम से बोलता हूँ। राजा कुलशेखरा का रोल करने के लिए मुझे कुछ खास, एक्सेप्ट वो घोड़ा को चलाना सीखना और वो उस दिन पे घोड़ा कंट्रोल करना, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस इतना ही था, सिंपल चीज़ें करवानी थी मुझे, ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इतना सक्सेस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलता हूँ ना, इट वॉज ईजी, इट वॉज ईजी, इट वॉज अ ईजी रोल। फैशन की दुनिया में अच्छा कर रहे थे, अचानक से एक्टिंग में आने मुझे का कैसे एक्टिंग ही सोचा? करना था गुरु, शुरू ये तो से पहले भी मैंने आपको बोला है, टटोल के देख लो पुराना वाला इंटरव्यू। वो कहाँ से आया था? क्योंकि बचपन से माँ पिताजी बाप को से आया फिल्में था। दिखाते थे। हाँ, पिताजी दिखाते थे, मम्मी स्टेज पे काम करती थी, पिताजी भी करते थे, लेकिन उनको वो संगीत में ज़्यादा रुचि थी, वो एंजॉय भी ज़्यादा करते थे वो। और मम्मी बहुत करती थी स्टेज पे, नाटक वगैरह बहुत करती थी। मैं रिहर्सल्स देखते देखते बड़ा हुआ, ट्रैवल भी किया हूँ 1-2 बार मम्मी के साथ में, नाटक वाटक। और स्कूल में भी, जो स्कूल में मैं पढ़ा था, क्लूनी कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पे 7वीं कक्षा तक वहाँ पे था, वो भी बहुत बढ़ावा देते थे। नन्स, इट वाज रन बाय नन्स। वो उन्होंने पहचान लिया कि थोड़ा सा है, मतलब ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग पेंट, स्पोर्ट्स सब करता था मैं, संगीत भी करता था, गाना वाना भी करता था, डांस को छोड़ के मैं सब कुछ किया मैंने। डांस में इतनी रुचि नहीं थी मेरी, और संगीत में था लेकिन इतना नहीं। मुझे ज़्यादातर मेरा रुझान तो एक्टिंग की तरफ ही था, परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंसेस करना, या दोस्तों को इकट्ठे करके छोटा सा प्ले करना, छोटा मतलब 15-20 मिनट का कॉमेडी वाला स्केच, ये वो चार्ली चैपलिन स्केचेस का रिक्रिएट करना, वो सब, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, ये सब करता था मैं। सो क्रिएटिवली वो बचपन से ही था, और वो स्कूल में इस चीज़ को बढ़ावा भी देते थे कि अगर आप में उन्होंने कुछ हुनर देखी तो फिर वो बोलते थे कि हाँ करो, कि कुछ भी, क्योंकि मैं अच्छे से ड्राइंग पेंटिंग कर लेता था, तो साल में कोई त्यौहार है कि न्यू ईयर्स या कुछ होता है तो आपको रंगीन चौक मिलता है। नहीं तो किसी स्टूडेंट के हाथ में रंगीन चौक पकड़ने के भी रंगीन चौक देते हैं, और आपको कुछ फूल पत्तों का जो भी डिज़ाइन है वो ब्लैक बोर्ड पे करना होता है वो पहला दिन, फिर वो टीचर आके लिखेंगे। तो ये मुझे बुलाते थे, फिर वो दूसरी क्लासेस में भी पता चल गया था कि ये करता है, तो फिर ये करके फिर बोलते थे आधा घंटा उधर भेज दो, उधर भी वो ये करेगा। तो ये सब उन्होंने बढ़ावा दिया, इसको प्रोत्साहन भी मिला, और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करके दे रहे थे कि मैं कुछ क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। तो मुंबई, फिर उसके बाद निफ्ट के बाद मुंबई आप आए। हाँ, निफ्ट के बाद नहीं, निफ्ट के बाद एक 8 साल मैंने काम किया। 2000 में पास आउट हुआ मैं, 2008 में इधर आया मैं, तो 8 साल मैंने बहुत सारी चीज़ें की, मैंने काम किया। इतना समय क्यों लिया फिर मुंबई आने में? टाइम लगा मुझे रेडी होने में। एक तो क्राफ्ट की समझ नहीं थी, एक्टिंग की समझ नहीं थी, उसमें रेडी होना था। तो एक्टिंग स्कूल वगैरह तो नहीं जा पाया मैं, लेकिन तजुर्बे से सीखा, किताबें पढ़ के, दूसरों को देख के, अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ नाटक करके। फिर वो तैयारी में आई थिंक 2006 साल नाटक करने के बाद में मुझे लगने लगा कि हाँ, मतलब कुछ तो है मेरे पास जो मैं ऑफ़र कर सकता हूँ, कुछ तो है, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा। तो देन फिर वो शिफ्ट होने में फिर थोड़ा पैसे वैसे कमाने लगा, थोड़ा सा तो बैंक बैलेंस होना चाहिए ना। मुंबई कैसा होगा मालूम नहीं है, किराए भरना है, अपनी ज़िंदगी काटनी है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, बिकॉज यू हैव टू लुक नाइस ऑल्सो। ऐसे मतलब पसीने में लथपथ थोड़ी ना मैं जाऊँगा। तो
वो सब तैयारी में थोड़ा टाइम लग गया। सबसे पहला जो सच्चाई का सामना इस इंडस्ट्री का हुआ हो, जिसने झटका दिया हो, वो क्या था? मुझे लगा कि वो बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मुझे मिल जाएगा, वो नहीं मिला। मुझे लगा कि देखो ये सब सब्जेक्टिव ओपिनियंस ही होते हैं, लेकिन मेरी 3 फ़िल्में रिलीज़ हुई डेब्यू ईयर में और तीनों के लिए मेरे रिव्यूज़ अच्छे थे। फिल्में भी कमाल थी। हर रोल एक दूसरे रोल से अलग था, लेंथ में अलग था, हाव-भाव में अलग, सब कुछ अलग, सेंसिबिलिटी में अलग, सब अलग। 3 अलग-अलग डायरेक्टरों की अलग-अलग पिक्चर। शैतान, दमादम और दैट गर्ल इन येलो बूट्स। उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, किरदार भी अलग-अलग है। एकदम अलग। तो मुझे लगा कि डेब्यू में अनाउंस हुआ मेरा, तो मेरा कहा मेरे ही है, हर जगह तो मैं ही मारूंगा। नॉमिनेशंस भी हुए थे। एक जगह भी नहीं जीती मैंने, नॉमिनेशन बहुत से हर जगह हुआ था, एक जगह भी नहीं जीती मैंने। वो टाइम पे इन सब चीज़ों को मैं सीरियसली लेता था, सो थोड़ा बुरा लगा। अभी आई डोंट गिव अ शिट। ये वही है जब मनीष पॉल ने माधुरी दीक्षित के हाँ, वो साथ तो है। ज़्यादा बातचीत कर दी वो और आपका नॉमिनेशन भी अनाउंस नहीं अरे हुआ। मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का नॉमिनेशन नहीं हुआ, इतना कैरिड अवे हो गया था, माधुरी दीक्षित बैठी थी वहाँ पे। तो हाँ, वो सब चक्कर में आई थिंक वो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, तो मेरा और बहुत सारे लोगों का आई थिंक सपोर्टिंग एक्टर्स फिर डेब्यू सब अनाउंस ही नहीं हो पाया। तो फिर हम लोग शाहरुख के घर गए थे क्योंकि उन्होंने नहीं बता दिया था। लेकिन वो जब अनाउंस नहीं हुआ तो बुरा लगा। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा नाम है, बाद में पता चला कि मेरा भी अनाउंस होने वाला है। बिकॉज आई थिंक शाहरुख स्टेज पे आए तो ही सेड कि ऑल द नॉमिनीज, जितने भी नॉमिनीज है प्लीज कम ऑन स्टेज। तो फिर विद्युत गया स्टेज पे, आई थिंक उसको बताया था किसी ने कि तुम्हारा नॉमिनेशन है, मेरे को किसी ने बताया नहीं था मेरा नॉमिनेशन है। बाद में कोई पूछ रहा था मुझे कि तुम क्यों नहीं गए, तुम्हारा भी नॉमिनेशन था। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो आई डोंट नो इफ आई हैव बीन नॉमिनेटेड, मुझे इधर बुलाया गया था, आई डोंट नो। बट और ये गैर मेरा जिम्मेदार पहला नहीं साल है। था ना, मैं कैसे अपने आप चला जाऊँ, ऑब्वियसली कोई बुलाएगा नहीं तो मैं कैसे नहीं, जाऊँ, आप बहुत सेल्फ कॉन्शियस नॉमिनेटेड था। हो उसके बाद भी ये बड़ा नहीं, मैं गैर बहुत सेल्फ जिम्मेदार कॉन्शियस लोग था। हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो दिन ऐसा हो गया। आई डोंट नो कि जिम्मेदारी किसकी थी, गैर जिम्मेदारी थी, आई डोंट नो। अगेन आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स डोंट मैटर। इन चीज़ों को मैं सीरियसली लूंगा नहीं, मैं ना आगे लूंगा ना, तब तब लिया था मैंने सीरियसली। थोड़ा सा दुख हुआ था, लेकिन ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के किसी ने किया, ऐसा नहीं, जानबूझ के किसी ने नहीं। लेकिन उस दुख के साथ फिर शाहरुख के घर अवार्ड की नहीं पार्टी। जीता तो फिर हर जगह मैं उसे कोई और, आई थिंक विद्युत ही ज़्यादातर हर जगह जीता था। तो एंड ऑफ कोर्स लाइक फोर्स, तो फोर्स के लिए मैंने भी ऑडिशन किया था, लेकिन मैं सूटेबल नहीं था। जो रोल निशी सर ने विजुअलाइज किया था उसके लिए मैं सूटेबल नहीं, विद्युत ही करेक्ट था उसके लिए। तो सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्रेट डेब्यू फॉर हिम ऑल्सो। बट मुझे लगा कि टेक्निकली मैं, क्योंकि मेरे 3 अलग अलग फिल्म हैं और नॉमिनेशन में तीनों फिल्म में मेंशन होते थे, तो मुझे लगा कि मेरा थोड़ा पलड़ा भारी है इस मामले में। और फिर शाहरुख के घर पे रात में पार्टी। हाँ, और मैं पछता रहा था कि मैं आया क्यों इधर, मैं इतना अनकंफर्टेबल फील करूँ, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, इनके सामने मैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अभी भी शुरुआत हुई है। ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था मेरे अंदर। किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, इनफैक्ट दे वर ऑल वेरी नाइस, पर्टिकुलरली शाहरुख एंड पर्टिकुलरली गौरी बहुत, एंड जोल एडगर्टन, उसके साथ बहुत खूब बातें की मैंने। ही वॉज वेरी नाइस टू मी। वो बहुत बिंदास और बहुत रिलैक्स्ड होकर बात कर रहा था। पहले आधे घंटे में तो आई रियलाइज भी नहीं किया कि वो जोल एडगर्टन। मैंने तेरे को किधर तो देखा है। वॉरियर्स एनिमल एंड वॉरियर्स। वॉरियर ब्रदर्स तो हिंदी में जब रीमेक हुई थी तो ब्रदर्स बना था, वॉरियर्स। किसी ने करेक्ट किया, कहीं पे मैंने बोला था ब्रदर्स, तो नीचे कमेंट्स पे आता जोल एडगर्टन वाज इन वॉरियर्स। हिम एंड टॉम हार्डी, बोथ वंडरफुल एक्टर्स। तो एनीवे, तो एक घंटा तो उसके साथ बात किया होगा। एंड देन आपको क्यों लगा उस दुनिया से आप आई अलग जस्ट हो? फेल्ट आई डिडंट बिलोंग। नया था ना यार मेरे लिए। देखो सब, इन सब लोगों को मैंने टीवी पे पर्दे पे देखा है, अब मैं अभी साक्षात देख रहा हूँ, मेरे सामने है। विनोद चोपड़ा मेरे सामने है, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन किया, करण जौहर, फरहान अख्तर, ये सब लोग, फारूक खान, ये सब लोग मेरे सामने खड़े हैं। तो मेरी तो फट गई थी गुरु, अब नहीं फटती। खाने की बात कर रहे हैं, खाने में क्या था वहाँ पर? खाने याद पे है? ऐसी चीज़ें, ऐसे स्टार्टर टाइप के आइटम्स वो सब थे, बिल्कुल याद नहीं। वो टाइम पे तो मैं वही 3 घंटे था वहाँ पे, और मुझे 3 घंटा से 3 दिन लग रहा था। क्योंकि ये बड़ा फेमस बाथरूम है यूज़ ना, किया, बाथरूम। मन्नत में जाओ तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी नहीं, वो होती तो है। मेहमान नवाजी खुद करते हैं, ऐसे कोई करता नहीं है, खुद करते। कल्कि की मारुति स्विफ्ट में गए थे, पार्किंग से खुद चला के लेके आए खान साहब, और हमको गाड़ी में बिठाया। ही इज़ वेरी ग्रेशियस एंड वो है, मतलब वो एक स्पेशल फीलिंग आती है आपको। और वो छोड़ने भी वो आते हैं। वो क्यों करते हैं ये वो जाने, बट जिनको भी ये मिलता है उनको याद रहता है ज़िंदगी भर की शाहरुख ने ऐसा किया था। शाहरुख सेड समथिंग नाइस, ही विल गिव यू वन पर्सनल। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, कई जो बाद में स्टार बने थे, समटाइम्स वो किसी के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, अरे यार फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा, ये सब करते हैं। शाहरुख नहीं करेगा ऐसे।
सबके साथ बनाएगा, मिलेगा, he'll give you something. ये जो पार्टीज़ की बात करते हैं ना, क्या ये ज़रूरी होता है यहाँ अटेंड करना, पार्टीज़ में नेटवर्किंग के जाना? लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर नेटवर्किंग. कई बार लोग आपको जानते नहीं है, आप कहीं मुलाकात होती है, सो अगर आपने कुछ अच्छा इंप्रेशन बनाया तो फिर जैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा मुझे कहीं मिले थे, किसी पूजा में मिले थे. आई थिंक RSVP का ऑफिस ने खुल रहा था तो पूजा में बुलाया था, मैं गया था. तो मैंने उनको जाके बोला था, सर आई एम गुलशन देव, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मेरे बारे में गूगल करके देख लेना. वाह, तो वो हंसे. सो आई एम थिंकिंग नहीं कुछ आया नहीं उधर से, बट आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट एक इंप्रेशन बनाया ना कि एंड आई वाज बीइंग ऑथेंटिक टू माई सेल्फ, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ. सो इट्स गुड फॉर नेटवर्किंग ऑफ कोर्स. फायदे तो ज़रूर होते हैं इस चीज़ से. नहीं ये लेकिन कमाल का ट्रांजिशन भी था कि शाहरुख के यहाँ से आई वॉज आप फीलिंग सोच रहे हो, कंफर्टेबल नाउ बाय द टाइम ये 17 तक मैंने सोच लिया था कि मुझे कंफर्टेबल होना है गुरु. आई हैव टू बी कंफर्टेबल बीइंग मी. और ऐसे सारे लोग इस इंडस्ट्री में, आपको अगर काम करना है, फ्लरिश करना है, तो यू हैव टू ऐसे लोगों से मुलाकातें होती रहेगी. यू हैव टू गिव देम द रेस्पेक्ट दैट डिजर्व, बट डोंट. मम्मी ने ये बोला था कि बड़े बड़े लोग मिलेंगे तुमको, उनके सामने बौखला मत जाना. गिव देम द रेस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने इज्जत कमाई है, उनको इज्जत देना, लेकिन झुकना नहीं. ज़रूरत से ज़्यादा झुकना नहीं. उनको जो इज्जत है वो इज्जत उनको दो, बट डोंट थिंक कि तुम मतलब कुछ कम हो, ऐसा मत सोचना. बराबर से ट्रीट देम ह्यूमनली एंड नाइसली विद रिस्पेक्ट. तो फिर वही किया. सो नाउ आई ट्रीट देम एंड गिव देम द रिस्पेक्ट एंड आई एम नाइस टू देम, बट आई डोंट फील लाइक अनकंफर्टेबल कि ये मैं इनके सामने क्या हूँ. ये बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही. संजय लीला भंसाली के बारे में बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि सेट पे जो है बहुत उनका एंगर, गुस्सा, रेज सब कुछ झेलना पड़ता है. आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा हुआ है उनको लूजिंग हिज टेम्पर, चीज़ें फेंकते हैं. ही इज़ वेरी पैशनेट, बहुत ही इन्वॉल्व. मतलब उनकी फिल्मों के लिए जितना पैशन वो रखते हैं, वो सेट पे उसको मैच कर पाना इम्पॉसिबल है. और समटाइम्स वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. बाकी सारे लोग तो इतने पैशन से क्यों नहीं काम कर रहे. तो उनको उतना प्यार है अपने आर्ट से, अपनी फिल्मों से, अपनी कहानियों से, तो वो कभी कभी ऐसे करवा देता है. अच्छे भी, मतलब प्यार भी करते हैं लोगों से, खाना मिला के देते हैं, बिठा के आपको, मतलब आपको क्या लाड़ प्यार भी करते हैं. वो सब के बारे में तो लोग नहीं कहते हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें टटोल के, क्योंकि हेडलाइन बनता है. आपका सबसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं. सबसे प्यारा एक्सपीरियंस किस डायरेक्टर के साथ रहा? वो तो हमेशा वासन के साथ ही होगा यार. वो आदमी मतलब ऐसा बहुत प्यारा इंसान है. वो कुछ भी बनाए, लोगों को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, बट आई रियली लाइक हिम, आई सपोर्ट हिम, आई वांट हिम टू मेक फिल्म्स एंड टेल स्टोरीज. और अगर उसको लगेगा कि मेरे लिए कुछ है तो आई वांट टू डू दैट ऑल्सो, चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी. इंडस्ट्री में ये जो, क्योंकि मैं जानता हूँ शुरुआती दिनों से आपकी अच्छी बॉन्डिंग रही है वसंत वाला, हाँ, तो ये वो तो पहले से ही था. हाँ. वो तो मेरे से पहले शुरुआत हो गई थी उसकी एज अ फिल्म मेकर, राइटर. अनुराग की टीम से था वो. रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री? जो अच्छे हैं वो इम्पोर्टेंट है. सारे रिलेशनशिप्स तो, मतलब कुछ काम के रिलेशनशिप होते हैं, कुछ जेन्युइन रिलेशनशिप होते हैं. तो जब तक आप कंफ्यूज नहीं कर जाते कि ये रिलेशनशिप आपके लिए क्या है, जेन्युइन है कि काम की रिलेशनशिप है, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट. आपने ऐसे कुछ मेरे लिए दोस्त बहुत बनाए? क्लियर है. मेरे मतलब सच्चे दोस्त जिनके साथ मैं दोस्ती एंजॉय करता हूँ. क्या है ये? आई थिंक वो बस कर दे भाई, अभी और नहीं होगा. डेजर्ट जरूर ले आना. नहीं डेजर्ट तो नहीं चाहिए. जापान में कोई डेजर्ट नहीं है, माउंट फूजी है जापान में. ये क्या चीज़ है? सर स्पिनच का कुछ तो चीज़ है, अभी तोड़ के खाओ उसको. देख के तो डेजर्ट टाइप का ही फील दे रहा है. अच्छा, एडमे में इसमें भी है? स्पिनच सलाड है, मतलब बेसिकली विल्टेड स्पिनच और बॉइल्ड स्पिनच जो भी है, किसी सॉस में है. मैं थोड़ा ले लेता हूँ, आपको नहीं चाहिए तो मत खाओ. आप ही खाओ. घास फूस नहीं खाते क्या? नहीं खाता हूँ, लेकिन ये इसमें इतनी मेहनत करने खाने में. सर मैं खा लेता हूँ. चलो, मैं अगेन आई डोंट नो कि हम कौन सर से? सॉस के साथ ही खाऊंगा सर. एक चम्मच इधर है. मेरे को कंफ्यूज नहीं होता कि कौन सा फ्रेंडशिप क्या है. असली वाला फ्रेंडशिप किसके साथ में है, जेन्युइन फ्रेंडशिप्स किसके साथ में है, जेन्युइन लव किसके साथ में है, और काम की रिलेशनशिप्स भी होती है. उसको मैं कंफ्यूज नहीं कर सकता. जैसे अनुराग कश्यप के साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट कंसिडर हिम माई फ्रेंड, क्योंकि आई रिस्पेक्ट हिम सो मच. वो शायद मेरे को दोस्त बोलते होंगे, बट ही कैन नेवर बी माई फ्रेंड. चाहे कुछ भी दुनिया उनके बारे में बोले, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ. उन्होंने मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, मेरा ख्याल रखा है, मुझे वो ही ट्रस्टेड मी. सो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. भाई सक्सेस की जब बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा चैलेंज या
स्ट्रगल या फेलियर्स रहे हैं वो क्या रहे? देखो इसी दुनिया में जो जिनकी परवरिश होती है ना, उनको सब कुछ पता है इनसाइड आउट, क्या है परसेप्शन, कितना इम्पोर्टेंट है, एक्सेस है उनके पास। जो हमारी परवरिश, मेरी परवरिश यहाँ नहीं है, मैं लैटरल एंट्रेंट हूँ, हम लोग लैटरली इस दुनिया में आते हैं, हमको सीखना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो क्या है कि 15 से 25 साल में जो सीखा, मुझे 30 से 40 में सीखना पड़ा। उसमें टाइम लगता है, आपको देना पड़ेगा टाइम। ये है वो स्ट्रगल। स्ट्रगल ये है कि मैं नहीं जानता, मुझे सीखना है। एक्टिंग आती है मुझे, बाकी धंधे के बारे में घंटा कुछ समझ नहीं आता। आई हैव टू लर्न टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो, कि आगे कोई अवार्ड मैं जीतूंगा नहीं तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं देंगे क्यों क्यों किसी की जिम्मेदारी है कि मुझे दे। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट पेन एंड हर्ट। अगर मुझे करियर बनाना है, अगर एक फुलफिलिंग सी जर्नी मुझे वो जीना है, तो आई हैव टू ऑल्सो लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। सो यू हैव टू लर्न नॉलेज, ये सीखना पड़ेगा। दैट इज़ ऑलवेज द स्ट्रगल। और ये आसानी से मिलती नहीं, एक किताब पढ़ने से, एक हफ्ता काम करने से, एक दो फिल्म करने से नहीं आता है। आपको परिश्रम करना होगा, और रोज़ एक नई चीज़ आप सीख रहे हैं। आपको रिजेक्शंस का, फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी आपकी निंदा होगी, क्रिटिसिज्म होगी, कभी कभी आपका चयन नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि आपको चूज़ नहीं किया क्योंकि किसी और की वजह से, somebody else दे वोट। सो इन सब चीज़ों को पर्सनली ना लेना, इन सब चीज़ों को समझने में 10 साल लगे मुझे। आई थिंक उसके बाद थोड़ा 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 करके ठीक हो गया। एक एक्टर की लाइफ में जो इंतज़ार है ना अच्छे प्रोजेक्ट्स का, वो सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पीरियड होता है। वो पीरियड में अपनी सैनिटी, अपने पीस को कैसे मेंटेन करते हो? Yeah, that is a journey. By having a philosophical approach, by being both practical and idealistic at the same time, and having a sense of balance. ये हर किसी के लिए अलग हो सकती है। कुछ लोग इंतज़ार नहीं करते, कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं अपने आप को, अपने आप के लिए। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अलग, मैं वेट करेगा। मेरी जगह कोई और बोलेगा कि मैं वेट नहीं करूँगा, मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँगा, वो भी ठीक है। इनिशिएटिव तो ले रहे हैं ना वो लोग। मैं वेट करने का इनिशिएटिव ले रहा हूँ। कोई और, मैं वेट नहीं करूँगा, मैं कुछ करूँगा, मैं लिखूँगा खुद ही, मैं अपने प्रोजेक्ट खुद बनाऊँगा। इतने सारे लोग हैं। विनीत ने बहुत अच्छा ऐसा काम किया, मुक्केबाज, क्या बढ़िया फिल्म, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस की उसने इनिशिएटिव ली उसने, है ना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेल परफॉर्मेंसेज आई हैव सीन इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। क्या, और उसने पूरा अपना ये जो है उसमें जी पैशन जान डाला है पूरा। घुटने में चोट लगी थी? मेरे, हाँ। हाँ, शूट करते हुए नहीं, शूट के बीच में छुट्टी पे गया था तो टूट गया था घुटना स्की करते हुए। हाउ अनप्रोफेशनल ऑफ मी। उसके बाद फिल्म्स को लेके या किसी तरीके से कोई परेशानी, या मेंटली किस तरीके की उस समय क्या परेशानी थी? मेंटल फिटनेस, बहुत लोग ना शारीरिक फिटनेस पे बहुत बहुत टाइम देते हैं, अच्छी बात भी है। आप जिम जा रहे हो, डाइट कंट्रोल, ये योगा करते हो, पिलाटेस करते हो, मार्शल आर्ट्स करते हो, जो भी करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेंटली फिट और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द नेचर ऑफ द बिजनेस इज़ ओनली बेस्ड ऑन परसेप्शन। ये आपको तोड़ देगी। यू हैव टू हैव द मेंटल स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो इसीलिए मैं ऋषभ शेट्टी जैसे आदमी को देखता हूँ, इतना मेंटल स्ट्रेस, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी के बावजूद वो आगे बढ़ता ही जाता है कि फिगर आउट कर लेंगे। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटली टूटे हो? इसीलिए वो सब चीज़ें नहीं, मतलब कभी कभी मेरे अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ की कमी थी, लेकिन मैं टूटा नहीं। कभी ऐसा नहीं फील किया कि अभी हो गया ख़त्म, इसके आगे नहीं होगा, वो कभी नहीं फील किया मैंने। बिकॉज मैं कॉन्शियस था कि मुझे चाहिए, वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो ऋषभ, इसीलिए मैं ऋषभ का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें साथ में करना और वो भी बखूबी करना, दैट इज़ वाई ही इज़ इन द पोजिशन वेर ही इज़। आई एम श्योर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, देयर आर मेनी एक्टर्स हु आर बेटर देन हिम, बट देयर इज ओनली वन ऋषभ शेट्टी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किसको मानते हो? दैट गर्ल इन येलो बूट्स। वो पहला दिन मैं रात भर सोया नहीं, मैं वो सीन को बार बार लगातार अपने सर में कर रहा था मैं, और उधर जाके सब इम्प्रोवाइज, कुछ भी नहीं, जैसे लिखा हुआ था कुछ नहीं किया। वो जो कल्कि से बातचीत चल रही है हाँ, रूम जो में। पहली बार नहीं, पहले दिन में वो शूट किया था, जब इसको पकड़ते हैं, उसको नंगा करते हैं, उसको पीटते हैं। तो वो दिन वो दूसरा एक्टर, वो एक्टर नहीं, वो एक्चुअली राइटर है, था नहीं,
राइटर डायरेक्टर है, वो दिन प्रकट हो गया तो अनुराग ने उसको टीम में डाल दिया कि तू भी कर ले। मैंने बोला सर ये तो बैंगलोर का है, इसके साथ नाटक भी किया है मैंने, कन्नड़ा बोलता है ये, मैं कन्नड़ा में इम्प्रोवाइज करूँ क्योंकि कन्नड़ा में कोई भी लाइन नहीं थी। तो ही सेड हाँ गो फॉर इट। तो मैं जानता था उसको, मेरा दोस्त था, हमने शुरू कर दिया वहाँ पे कन्नड़ा में। तो जो सीन लिखा हुआ था वो कहाँ से कहाँ चला गया, वो पूरा काया पलट हो गया वहाँ पे। मतलब सीन में जो होना था, इसको पकड़ा है, इसको पीटा है, इसको बांधा है, इसको इंटिमिडेट करना है, कैसे करना है वो पूरा इम्प्रोवाइज हो गया। सो वो सब कर लिया। बट वो दिन मुझे कभी महसूस नहीं करने दिया कि मैं नया एक्टर हूँ या मुझे डायरेक्टर बताएगा कि कैसे करना है। इतना कंफर्टेबल महसूस कराया अनुराग ने, क्योंकि दैट्स हाउ ही इज़ लाइक आपको जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि इफ़ ही ट्रस्ट्स यू, आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे, आई ट्रस्ट यू, तुझे पता है कैरेक्टर, मैंने सीन लिखा है, कैरेक्टर के बारे में मुझसे ज़्यादा तेरे को पता है, तू कर। ये बोलेंगे नहीं, आपको महसूस कराएंगे। लेकिन फिर वो जिम्मेदारी आपके जैसे फिर जो वो कमाल के दिन actors कटने हैं के ना, बाद में ना आपको लगता है कि भाई यार आज हुआ है, कुछ अच्छा काम हुआ है, आई हैव अचीव्ड समथिंग आज। वो एक सेटिस्फैक्शन। और वो रात को मैं सोया, क्योंकि पिछली रात को जग के मैं पूरा सीन कर, वो रात को चैन की नींद सोया मैं। सो आई फेल्ट लाइक कि इतना सब छोड़ छाड़ के मैं आया हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मुझ पर भरोसा किया और मैंने उस भरोसे पे खरा उतरा। मैंने कुछ अच्छा किया है आज, क्योंकि सबका चेहरा देख रहा था, सब लोग, श्लोक शर्मा और वासन बाला, वो सब नहीं जानते थे मुझे। इनफैक्ट वासन तो लड़ गया था अनुराग से कि ये तो किसी बुढ़े एक्टर का, मतलब बूढ़े एक्टर का रोल है, एजेड पर्सन का रोल है, ये तो जवान सा लड़का आपने खड़ा कर दिया, दाढ़ी वगैरह क्या है, इट्स नॉट द पार्ट। ही वॉज कास्टिंग फॉर द फिल्म। अनुराग सेड नहीं नहीं नहीं, यही करेगा। सो आई प्रूव्ड माई वर्थ, आई प्रूव्ड माई वर्थ। और ये सेटिस्फैक्शन सब मुझे अंदर से आने लगा कि मैंने अच्छा किया आज। ये जो कन्विक्शन है ना खुद के अंदर, वो लाना पड़ता है, वो इट्स नॉट, ये अपने आप से लाना पड़ता है। शुरुआत में डिगा तो मनोज भाई और इरफान खान जैसे लोगों को देख के आपने और सर इंस्पायर वो हुआ? क्राफ्ट ज़रूर मैंने सीखा है। उनको निजी तौर पे मैं नहीं जानता हूँ, मनोज जी को थोड़ा बहुत जान लेता हूँ, मैं इरफान को नहीं जानता था वैसे। आई डोंट नो हाउ दे आर एज पीपल, आई रियली डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो ऑल्सो। बट उनके काम ने, उनके करियर ने और उनका जो अपने क्राफ्ट को लेके ये जो उन्होंने दिया है हमको एक भंडार टू स्टडी, उसके लिए मैं आई एम ग्रेटफुल दैट कि उन्होंने ऐसे लोगों ने ऐसा कुछ दिया है हमें विरासत में स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए। बट पर्सनली आपको कन्विक्शन वो अंदर से लेके आना पड़ेगा। मनोज भाई से मिले हो, क्या बोलते हैं वो? बहुत बार अच्छा ही बोलते हैं, वो तो पीठ पीछे भी अच्छा बोलते हैं, सामने भी अच्छा बोलते हैं मनोज जी। वो तो बड़े प्यारे हैं। सत्य देखने के बाद ही तो सबके अंदर जो दबाया हुआ था, मैंने अपने सारी इच्छाएं उसको वापस जागृत किया उसको बाहर निकाला कि नहीं नहीं हो सकता है। सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट अभी तक जो मिला हो, जो दिल में मतलब ऐसा ऐसा है? कुछ नहीं, बहुत सारे खूबसूरत है गुरु। कुछ लोग ना शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं, कुछ लोग बिना शब्दों के भी बोलते हैं। सब खूबसूरत है, सब अच्छा है। कोई ऐसा होगा ना जिसने मतलब दिल में एकदम जगह कर नहीं, करके हुई? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, होगा ऐसे आई एम श्योर, बट आई डोंट नो। जब ऐसे थोड़े जानकार लोग प्रशंसा करते हैं दिल से तो अच्छा लगता है, जैसे नसीर साहब या मनोज जी, इरफान कर देते थे प्रशंसा, तो पीछे भी वो अच्छा बोलते थे, तो तब अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा काबिल, जानकार और तजुर्बेकार हैं इस फील्ड में, इस क्राफ्ट में, इस आर्ट। क्या सुनने में आया नसीर भाई ने आपके बारे में क्या बोला? वो तो वीडियो में बोल देते हैं, तो इंटरव्यूज वगैरह में बोल देते हैं मेरे बारे में अच्छा, एक बार नहीं 2-3 बार बोला उन्होंने। और इरफान भाई? वो तो सामने से ही पहचान लिया उन्होंने, पहली बार उनको मिला था तो ये लाइक ए आई नो यू, आओ आओ, ऐसे गले गले मिले। हम लाइक इरफान नोज मी, और क्या चाहिए ज़िंदगी में बता। ये मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत चीज़ तो यही है। कोई प्यारा सा फैन मोमेंट हुआ? क्योंकि अब इतने ज़्यादा लोग इतने साल से काम कर रहे, इतना अपना वक्त दिया है और टैलेंट दिखाया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय दैट, कि ऐसे मेरे सामने रो पड़े कोई। बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ना, बहुत प्यारी चीज़ें होती होता है होंगी। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं लड़के और थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं सामने, फिर आपको लगता है कि अच्छा माई वर्क मीन समथिंग टू एम, थोड़ा इतना इतना थोड़ा इज्जत करते हैं, इसीलिए थोड़ा ऐसे नर्वस हो रहे हैं, देन उनको कंफर्टेबल महसूस कर। तो कई ऐसा बार होता होता है, है। कई बार होता है। वो तो पहले से, मतलब आई थिंक अभी शुरुआत से नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ साल ऐसे 4-5 साल काम करने के बाद थोड़ा सा लोगों से वो इज्जत मिलती थी और आप पकड़ लेते हो। और मैं भी जब लोगों से, नसीर साहब वगैरह से मिला था, तो वो थोड़ा रहता है वो एक हल्का सा कि क्या बोलें
सक्सेस क्या है आपके लिए? एक अच्छी जर्नी है सक्सेस। अपने सुकून होना चाहिए कि हाँ एक जर्नी फुलफिलिंग सी रही, सेटिस्फाइंग सी रही। बाकी सब इंसिडेंटल है, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा, रुतबा, ये सब हैसियत, ये सब इंसिडेंटल है। आपको वो ज़िंदगी जीने में, ये अनचार्टेड है। मतलब चार्टेड जर्नीज भी होती है कि हाँ ऐसा पीआर कर लो, ऐसा कर लो, ऐसी वाली फिल्में कर लो, ऐसे कर लो, ये एंडोर्समेंट कर लो, ऐसे। ये चार्टर्ड जर्नी होती है। मेरी जर्नी अनचार्टेड जर्नी है। पता नहीं कि नेक्स्ट क्या करूँगा, जब आता है तो मैं डिसाइड करता हूँ करना ही नहीं है। ये मुश्किल भी है लेकिन बहुत अनसर्टन भी है। मतलब 10 साल बाद मुझे लगेगा कि यार कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, इसके भी चांसेस है। वो रिस्क आपको लेने पड़ेगा। बट स्टिल क्या मैं सेटिस्फाइड हो सकता हूँ कि नहीं मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश किया, मैं आई गेव माई बेस्ट, और सिंसियरली आई गेव माई बेस्ट। मैं अपनी ऑथेंटिसिटी मैंने नहीं खोया। मैंने गलत डिसीजंस लिए हों लेकिन सिंसियरली किया मैंने। अपना किया हुआ सबसे प्यारा रोल कौन सा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मुश्किल? सबसे मुश्किल तो रिया के पापा फ्रॉम गो स्टोरीज, प्रोस्थेटिक का काम था वो। मैं तो कहूँगा मैं मुझसे सबसे ज़्यादा करीब जो किरदार मैंने किया है वो है प्रीतम फ्रॉम 8 मेट्रो। बहुत ही प्यारा किरदार है। हाँ, उसमें एक क्या कहते हैं कि क्वाइट डिस्पेयर एक है जो आई थिंक मेरे अंदर भी है। देयर इज अ क्वाइट डिस्पेयर। सो उस चीज़ को मैंने चैनलाइज किया। सो दैट्स द क्लोजेस्ट टू माई रियल सेल्फ। इफ़ आई वुड हैव एक्सप्लोर्ड हर चीज़ नहीं, सम एस्पेक्ट्स, दैट्स प्रीतम। लोग अब उस फिल्म को देखते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, जिस समय लगी मेरे ख्याल से उसको और प्यार मिलता है तो और ज़्यादा बड़ी वहाँ पे फिल्म कुछ मैसेजेस हैं जो लोग मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी पर्सनल सा मैसेजेस होता है अबाउट लॉस, अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ। ये सब लोग शेयर करते हैं कि वो फिल्म देखने के बाद वो कैसा महसूस किया है। सो है। आपको दैट इज़ डीएम आते हैं ऑलवेज बहुत? बहुत है, अभी तक रोज़ आते हैं। ATM अल्ट्रा के बारे में तो रोज़ आते हैं मुझे भी और संयमी को भी, और आई एम श्योर राज जो डायरेक्टर जो जिन्होंने कहानी की रचना की, जो फिल्म के निर्देशक हैं, उनको भी मिलता होगा। आई एम श्योर जब ऐसे मैसेज आते होंगे तो लगता है कि सही दिशा में सही काम कर रहे हैं। नहीं वो सब तो पता नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि क्या हो रहा है यार, शूट बहुत इंडी लेवल पे हो रही थी वो शूट। मुझे लगा कि नहीं हो रहा है अच्छा शूट, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, पता नहीं है क्या बना रहा है। लेकिन आई थिंक वो एक स्क्रिप्ट में एक सिंसियरिटी थी जो लोगों के मन को छू गई यार। इफ़ यू आस्क मी कुड इट हैव बीन अ बेटर फिल्म और शुड इट हैव बीन अ बेटर फिल्म, यस इट शुड हैव बीन अ बेटर फिल्म, बट राजू सिंसियरिटी वॉज देयर। उन्होंने सिंसियरली वो पिक्चर बनाई, दैट ऑलवेज रीचेस आउट। थिएटर में मर मिट गई थी वो फिल्म, मर मिट गई थी वो फिल्म। जितने भी लोग देखे थे, मैं खुद थिएटर पे कुछ लोगों को देखे आया था, रोए हैं लोग एंड में। जो लोगों में नहीं जानता था वो रोते थे। सो इट कनेक्ट करता है, लाइक हाउ कांतारा में वो एक दैविक फीलिंग आती है आपको, ATM में ऐसे लोग रोए हैं। सो दैट्स माई फादर्स फेवरेट फिल्म ऑफ माइंड, मे बी बिकॉज इट्स एक्चुअली मच क्लोजर टू हु आई रियली एम। उन्होंने भी सेंस किया था। पेरेंट्स की बात आई, सबसे अच्छा मॉम का बनाया हुआ खाना क्या लगता है? फेवरेट फूड? मॉम सब अच्छा बनाती है यार, जो भी फिर भी थप्पड़ खिला दे मैं खा लूँ। जो हालत में उनकी हाथ है वो थप्पड़ भी नहीं मार पाएगी, बट यार कुछ भी, एवरीथिंग अबाउट माई मॉम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई नो। क्योंकि बहुत सारे आपने मेल को स्टार्स के बारे में बात की, आपके साथ जानवी ने काम किया है, दीपिका ने काम किया है, उन लोग का कैसा रहता है रूटीन फूड का? आई डोंट नो, बट जानवी तो वेरी प्राइवेट पर्सन, आई डोंट नो कि क्या खा रही थी नहीं खा रही थी। दीपिका इज़ वेरी प्रोफेशनल, मैंने उसको कुछ खाते हुए नहीं देखा था। बाकी कल की राधिका, गिरिजा, ये सब मेरे दोस्त हैं तो उनको मैं नॉर्मली खाते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल ये चीज़ नहीं होता उनका। और गिरिजा से मेरे को याद आया, बहुत एक कमाल की चीज़ आपने इतने सालों में जो मैंने देखा है, वो जो एक रिस्पेक्ट पाई है ना, वो शी इज़ ऑल्सो फीमेल लवली। को स्टार से, वो नहीं बहुत भाई, कमाल वो है। तो वो खुद भी बहुत, हाल फिलहाल में एक वीडियो शी देख इज़ रहा था, ऑल्सो सौरभ भाई वंडरफुल। के साथ वो बात कर रही वो थी। तो वो हमको फिगर आउट करना पड़ता है ना। कई बार क्या है ना कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर वगैरह मिलते नहीं है, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ता है। सो देन हम ऐसे, जैसे उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी कि मुझे कंफर्टेबल महसूस करना, जितनी मेरी जिम्मेदारी है उसको कंफर्टेबल महसूस कराना। सो दैट्स व्हाट आई डू, कि आई ब्रेक द आइस। मैं उसको डायरेक्टली अप्रोच करता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन कि ये है वो है। आई इवन समटाइम्स आस्क, जैसे समटाइम्स सम एक्टर्स विल बी लाइक किसिंग सीन है वगैरह, सो आई एम लाइक इज इट ओके, मतलब टंग इज कंफर्टेबल, यहाँ पे टच इज कंफर्टेबल, और डायरेक्टली पूछ देता हूँ क्लीन, मतलब सो देयर इज नो कन्फ्यूजन। सो देन दे विल से यस नो। समटाइम्स सम पीपल, जैसे तापसी के साथ, तापसी लाइक गो फॉर इट, उसको कोई लाइक चिल है, हाँ टांग में है, सोचो मत करो ऐसे। बट विद सम पीपल वो सोच के बताते हैं, वेट लेट मी थिंक, हाँ नहीं नहीं आई थिंक नो टंग,
आई थिंक इफ यू कैन होल्ड हियर और समथिंग लाइक, सो देन यू नो कि ये लिमिटेशन के साथ आपको वर्क करना है, सो दैट्स फाइन. आपको इंटीमेसी के लिए कुछ इनोवेशंस रहते हैं, कुछ हेजिटेशन? वो तो हमेशा होता है. सो वन वे ऑफ गेटिंग ओवर दैट हेजिटेशन ऑल्सो इज टू ओपनली टॉक अबाउट इट, कि आप चर्चा कर लो, प्राइवेट कॉन्वर्जेशन कर लो, सबके सामने करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ के शांति से कर लो कि ये कर रहे हैं हम, ऐसा है, ये है, वो है, मैं हाउ कैन आई मेक इट मोर कंफर्टेबल, आपके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, आपके कुछ डोंट्स हैं, मैं करूँ देन आई, इनके पास नहीं है तो देन आई प्रेजेंट ऑप्शंस, जैसे तकिए के ऑप्शंस. आखिर में आपकी इस खूबसूरत सी जर्नी को अगर हम किसी सेंटेंस में, या अगर आपके ऊपर फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, वो बोल दिया हमेशा सवाल. हमेशा रहा नहीं, है। अभी छोड़ के आया हूँ मैं एक दूसरे इंटरव्यू में, तो याद आया आपके सवाल खत्म होने से पहले मैंने मेरे को मालूम है। बरसा दिए फूल. थैंक यू सो मच गुलशन भाई, जब मिलते हैं ना वो फूल हमेशा खिले रहते हैं।